Good morning, everybody. We are going to start a new subject like economics today, and the first learning module says topics in demand and supply analysis. Okay, it is not a very difficult topic, and I'm sure all of you are should be able to understand whether you have a commerce background or not. This is very normal thing, which is possible for everybody to understand. There is nothing like that you cannot understand. It is not that tough like other subjects like quant and derivatives and fixed income for that matter. And एक चीज़ और दो तीन चीज़ें rather, because a new subject is starting, I just told them that let's do some discussion on the subject and have some warm up on the subject. तो उससे क्या होगा, तुम्हें थोड़ा comfortable हो जाएगा. ओके तो मैं क्या कहना चाहती हूँ तुम्हें कि देर आर काइंड ऑफ 8 लर्निंग मॉड्यूल्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके एंड quite a lot of like theory, like you can say like 95 to 97% of the portion is like, maybe I can say 100% is theory only. Okay, and that is why I prepared my sheets, and I have like I was just thinking that why not like kind of keep the sheet information in front of you and discuss, use my more time in discussing and helping you, like almost like level of mugging up things so that you should be able to solve all the questions. मतलब मेरे कहने का ये है कि मैं ये सोच रही थी कि मैं लिखूं और तुम लिखो बैठ के इको. ओके, लाइक इको इज़ अ प्योर थ्योरी सब्जेक्ट. और मैंने देखा कि एक्चुअली जब मैं शीट लगा के आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रिहर्सल दैट व्हाट कुड बी द वे दैट आई कैन टीच इफ एट ऑल आई पुट द थ्योरी शीट इन फ्रंट ऑफ मी. And then I realized that actually the time that I am taking in order to write, kind of, or you are taking to write, actually जहाँ पे practical portion होता है like derivative, उसमें नहीं लिखना allowed ही नहीं है तुमको. If you don't write, you are not able to register in the paper. Fixed income, मतलब कहने का है fixed income जैसे कि theory है, मैं मानती हूँ theory है वो पूरा, बट तुम नहीं लिखोगे तो तुमको ये मत सोचना कि तुमको वो रजिस्टर हो जाएगा. तो लिखने का पर्पस दो है. नंबर 1, प्रैक्टिकल है तो लिखना ही पड़ेगा, वी डोंट हैव अ चॉइस. But there is certain quality of theory which is supposed to be written only, and then only you register and you can recall later. So leave that judgment to me. So subjects like, actually मैंने कॉम्पिटिशन में थोड़ा लिखाया, but I feel that this is the, because वहाँ भी थोड़ा प्रैक्टिकल था. ओके, तो मैं फिर थोड़ा लिखूँ, थोड़ा प्रिंटेड एंड ऑल दैट. आई डिडंट वांट टू डू मिक्स एंड मैच एंड सॉर्ट ऑफ स्टफ. बट यहाँ पे तो बिल्कुल भी लाइक जो सम्स होंगे वो तुम लिख सकते हो बिल्कुल आराम से, और सम्स पे क्वेश्चंस आते हैं. एंड आई ऑल्सो सॉ द क्वेश्चंस ऑफ एवरीवेयर. आई सॉ द क्वेश्चंस ऑफ स्क्वेयर, आई सॉ द क्वेश्चंस ऑफ लाइक मॉड्यूल एंड एवरीथिंग. व्हाट आई रियलाइज दैट कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जा कर के तो नहीं पूछते क्वेश्चंस, लेकिन हाँ कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जिस पे अगर तुम फोकस कर जाओगे तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन. बट या कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज डेफिनेटली देयर, बट ऐसा नहीं कि तुम भूल जाओगे, डिफ़िकल्ट है, समझ नहीं आ रहा. एक बार से 2 बार रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये डे टू डे से रिलेटेड चीज़ें हैं, राइट. सो व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ डिमांड? द थ्योरी ऑफ डिमांड सेज दैट कि अगर कोई चीज़ है, इफ़ देयर इज़ सम प्रोडक्ट, अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड will go down, and अगर उसकी प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड will go up. There is an inverse relationship between price and quantity, keeping other factors as constant. तो शुरुआत में जो तुम पढ़ोगे ना, वो तुम पढ़ोगे that what is the kind of relationship between price and quantity. Going further you will study that कि सिर्फ प्राइस से क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्ट नहीं होता. देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो लाइक इनकम ऑफ अ पर्सन, देन अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्सटीट्यूट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्स एंड अदर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज एंड सो मेनी थिंग्स फॉर दैट मैटर. ये टॉपिक इतना ज़्यादा सिंपल है कि मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं कितना स्ट्रेस देके पढ़ाऊँ एक्चुअली. it is that simple, so it becomes a bit difficult. Derivative में पता होता है that like it is difficult मुझे इतना बोलना and all that. This is very simple. So like मैं repeat कर रही हूँ, I know, but then let's go ahead quickly. So the topics that we're going to study are price elasticity of demand, predicting demand elasticity, price elasticity and total expenditure, income elasticity of demand, cross elasticity of demand, substitution and income effects, normal goods, inferior and special cases, supply analysis, cost, marginal return and productivity. Okay, economic profit versus accounting profit, marginal revenue, marginal cost and profit maximization, short run cost curves, total variable, fixed and marginal cost. मैं कम से कम पॉइंट नंबर 8 तक तो आज कवर कर ही दूंगी आज के लेक्चर में. आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट इतने में तुमको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ओके, सो लेट्स गो अहेड क्विकली. सो देखो यहाँ पे, आई एम श्योर यू आर एबल टू सी द शीट प्रॉपरली. सो सबसे पहले ना ये समझो कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. आई हैव गिवन द प्रॉपर थ्योरी, व्हेन आई विल शेयर द शीट तुम रिवाइज भी कर सकते हो. सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन. ध्यान करो, जब मैं बोलूँ तो आँख बंद करके सुनना.
It is related to production, distribution and consumption. मतलब economics as a discipline is related to production, distribution and consumption. Okay, there are two branches of economics. One is called macroeconomics and one is called microeconomics. Okay, macroeconomics is related to like aggregate quantities of the like ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, ये सारी, तो टोटल ऑफ एवरीथिंग. वेयर इज माइक्रो इज रिलेटेड टू लाइक इंडिविजुअल लेवल, लाइक consumption of a consumer, individual consumer, or the supply by an individual firm or something like that. Okay, तो the topic that we are going to deal with, मैंने क्या बोला, दो बातें यहाँ पे बोल चुकी हूँ मैं. नंबर वन, इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. पॉइंट नंबर टू मैंने बोला, इकोनॉमिक्स हैज़ गॉट टू ब्रांचेस, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी अबाउट द एग्रीगेट क्वांटिटीज, लाइक जो मैंने तुमको एग्जांपल दिया. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में मतलब इंडिविजुअल लेवल पे तुम इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ोगे, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बिहेवियर के बारे में पढ़ोगे एंड ऑल दैट. ओके, हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे दैट इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की जो बिहेवियर होगी रिलेटेड टू लाइक अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी तो वो कैसे बिहेव करेगा, अगर उस कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो कैसे बिहेव करेगा, इफ़ दैट प्रोडक्ट हैज़ गॉट क्लोज सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स तो वो कैसे बिहेव करेगा, अगर उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज करेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो जो खर्च कर रहा है उस पर, उस प्रोडक्ट पे टोटल खर्चा कितना. फॉर एग्जाम्पल, if you suppose you earn like some 1 lakh rupees per month or something like that, then how much proportion out of that 1 lakh you consume worth of like toothpaste, and how much you use that money in terms of the automobile or something like that. उसके हिसाब से उसकी behavior and elasticity of demand decide होगी. So all these things we are going to decide and discuss in detail actually. So now as I told you that we are going to study microeconomics in this learning module 1 actually. Okay, and microeconomics again has got two points to discuss. One is a theory of consumer and one is a theory of the firm. Theory of consumer के अंदर में तुम पढ़ोगे the behavior of the consumer, the individual consumer which is related to demand. Okay, theory of firm में तुम पढ़ोगे about the business private units, मतलब कि वो उसका जो सप्लाई होगा, उसका जो कॉस्ट बिहेवियर होगा उसके बारे में, इंडिविजुअल फर्म के बारे में, नॉट एग्रीगेट. जब इन्हीं सारे फर्म्स की बिहेवियर को तुम एग्रीगेट कर दोगे तो वो तुम्हारा मतलब वो मैक्रो में चला गया बिहेवियर उसका पूरा. ओके, और इसी तरह से सारे जितने कंज्यूमर्स तुम्हारे प्राइवेटली ऑपरेट करते हैं, इन सारे कंज्यूमर्स के बिहेवियर को तुम टोटल कर दोगे तो फिर वो मैक्रो में चला गया. दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टॉक विद यू. ओके, आई हैव गिवन ऑल्सो हियर गाइज, सी आई जस्ट ट्राई टू मेक श्योर दैट आई एम टेलिंग यू एंड आई एम हेल्पिंग यू टू रिवाइज ऑल्सो. सो इकोनॉमिक्स इज अ डिसिप्लिन दैट deals with the factors affecting distribution, production, distribution and consumption of goods and services, which I already told to you. Then macroeconomics deals with the production and consumption of the overall economy and quantities like gross domestic product, gross GNP, okay, national income, all these quantities are studied. वो भी है तुम्हारे. All these quantities are studied in macroeconomics, मतलब छोटे छोटे pieces को सारे को total करके. Micro deals with the demand and supply at the micro level, such as individual consumers and businesses. Theory of consumer focuses on the consumption of goods and services, and the theory of firm focuses on the supply of the goods and services. जब तुम consume करोगे तो तुम सोचोगे ना कि हमें सोचो इस तरह से like कि अगर कोई बंदा है, अगर कोई कंज्यूमर, लाइक मैं एक कंज्यूमर हूँ सपोज करो, तो मेरे बिहेवियर को तुमको स्टडी करना है विथ रेस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो किस तरह से अफेक्ट होगी. मैं सिर्फ प्राइस के हिसाब से तो करेगा ही, उसको बोलते हैं ओन प्राइस, मतलब खुद की प्राइस, उस प्रोडक्ट की खुद की प्राइस से तो मैं अफेक्ट होने ही वाली हूँ एज अ कंज्यूमर. प्राइस अगर नॉर्मल गुड है, सुनना ध्यान से, अगर वो नॉर्मल गुड है और अगर उसकी प्राइस नीचे जाएगी, इफ़ द प्राइस गोज डाउन देन द डिमांड और द क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल इंक्रीज नेचुरली. अगर किसी चीज़ की, जो चीज़ हम डेली में कंज्यूम करते हैं, नॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं, तो देयर इज़ अ लाइक कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. बट सिर्फ प्राइस से मैं अफेक्टेड नहीं होती, मैं बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होती. कल को मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो नेचुरली आई कैन, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आई कैन इंक्रीज द कंजम्पशन, I can decrease the consumption or I can stay like that only. तो ये सारे behavior तुमको पढ़ना पड़ेगा here. Then how would a firm behave in terms of the kind of
बेसिकली तुमको पता होगा ये बात दैट देर आर सम इनपुट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस समथिंग लाइक लेबर, कैपिटल, ओके, देन लैंड एंड रॉ मटेरियल. तो इस टॉपिक के अंदर में वी डू नॉट स्टडी अबाउट रॉ मटेरियल एंड काइंड ऑफ वी ओनली स्टडी अबाउट लाइक कैपिटल एंड लेबर. सो यू विल स्टडी दैट अगर तुमने सुना होगा ना मार्जिनल रिटर्न्स, इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स एंड डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स एंड ऑल दैट यू हैव टू स्टडी. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. Till then, we can start discussing the behavior of the consumer. I mean to say the theory of the consumer. Let's go ahead. So what is a demand concept, guys? Demand concept means basically what is the theory of demand that we need to understand, okay, inherently. What I understand is that demand is the willingness and the ability of a consumer to buy a certain quantity, कोई भी quantity नहीं, buy a certain quantity at a particular price. That is called demand. And the normal behavior is that when the prices will go up, the demand will go down. And when the prices go down, the demand goes up. This is a universal theory of demand with respect to its own price actually. अगर खुद की प्राइस नीचे जाएगी तो डिमांड ऊपर जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर जाएगा एंड वाइस वर्सा. लेकिन इस थ्योरी के डेविएशंस भी हैं. जब ये थ्योरी अपन बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड, देन आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ नॉर्मल सिनेरियो बेसिकली. तो बोलोगे मैम कुछ और भी पॉसिबल है क्या? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है. कुछ ऐसे भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिनकी प्राइसेस जब बहुत ऊपर जाती है लोग और ज़्यादा डिमांड करते हैं, लाइक लग्जरी आइटम्स और समथिंग लाइक दैट, लाइक ज्वेलरी, लाइक लग्जरी बैग्स और वेकेशंस और समथिंग लाइक दैट. तो मोर द प्राइसेस इंक्रीज, मोर पीपल, गोल्ड का प्राइस इतना ऊपर जा रहा है, females do not stop buying jewelry, they keep on buying more and more, okay, that way. So in a normal scenario this relationship is inverse in nature, okay. I'm talking about the quantity demanded of product A and the price of product A, okay. Now demand is the willingness and ability of a consumer to purchase a given amount of good or service at a given price. Quantity be given, price be given. That means at a particular price, what is the maximum quantity people would be wanting to buy, or what is the maximum quantity that you would be wanting to buy at a particular price. कैसे भी बात करो, ultimately बात एक ही होती है. The law of demand states that as the price of the good rises, consumer will want to buy less of it. Similarly, as price falls, the quantity demanded increases. अपार्ट फ्रॉम द गुड्स ओन प्राइस, ये वर्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओन प्राइस. तो बोलोगे मैम अपना ही तो प्राइस है और कोई दूसरी प्राइस भी, हाँ. द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक इफ देर इज अ सब्सटीट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट, लाइक अगर प्रोडक्ट ए का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है और उसकी प्राइस में अगर चेंजेस आएंगे तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ए की भी अफेक्ट होगी. सिमिलरली कोई क्लोज कॉम्प्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल, लाइक टी एंड शुगर, टी एंड कॉफ़ी आर सब्सटीट्यूट्स, टी एंड शुगर आर कॉम्प्लीमेंट्स, तो उसकी प्राइस अगर अफेक्ट होगी, ओके, चेंज होगी, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी अफेक्ट होगी. ये तुम आगे पढ़ोगे. अदर फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट कंज्यूमर डिमांड इंक्लूड प्राइसेस ऑफ अदर सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट. ये मैंने तुमको बोला दैट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए is definitely affected by the price or own price for that matter, लेकिन बाकी चीज़ें भी उसको affect करती है, like the prices of the substitutes, prices of the complements and income level of the consumer, change in the taste and preference and so many things for that matter. वो एक मॉडल में हम उसको मॉडल कर सकते हैं बेसिकली, ऐसे कहना चाहती हूँ मैं तुमको. और उस मॉडल को बोलते हैं डिमांड फंक्शन. दैट मीन्स quantity demanded for the product or service A is a function. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, the general form of demand function is shown below. Demand function for good A, okay, that means quantity demanded is a function of, F stands for function, price of A, खुद की price, income level of the consumer, price of B and so on. उस फंक्शन के अंदर में जो भी चीज़ें दी हुई रहेगी, इसका ये मीनिंग हुआ दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द वेरिएबल्स विच आर अफेक्टिंग द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, वेयर क्यू डी इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द सम गुड, आई इज द कंज्यूमर लेवल और कंज्यूमर इनकम लेवल बेसिकली, प्राइस ऑफ ए खुद की प्राइस, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड बी, वो सब्सटीट्यूट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आके जाके समझाऊंगी, सब्सटीट्यूट के साथ में तुम्हारी रिलेशनशिप पॉजिटिव होती है, कॉम्प्लीमेंट के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप नेगेटिव होती है. ऐसा क्यों, वो सुन लो, आगे बार बार बोलने का मौका वैसे मुझे मिलेगा. सब्सटीट्यूट की प्राइस ध्यान देना, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए
सपोज बी को अपन सब्सटीट्यूट बुलाते हैं और सी को अपने कॉम्प्लीमेंट बुलाते हैं, ठीक है ना। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए इज अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट बी। क्यों? अगर बी की प्राइस बढ़ेगी, अगर बी की प्राइस बढ़ेगी, ओके, विच इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ ए, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इसकी डिमांड कम होगी तो ए की डिमांड बढ़ जाएगी। आई होप इट वर्क्स फॉर यू, करेक्ट। सिमिलरली अगर कॉम्प्लीमेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर प्राइस सी की बढ़ेगी, अगर सी की प्राइस, सी इज अ कॉम्प्लीमेंट लाइक टी एंड शुगर, ओके, अगर सी की प्राइस बढ़ेगी तो सी का डिमांड कम होगा। सिमिलरली क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए भी कम हो जाएगा, लाइक टेबल एंड चेयर, लाइक ऑटोमोबाइल एंड गैसोलिन। तो एक बात याद ही कर लो, अच्छा रहेगा। दैट मीन्स क्यू ए एंड पी बी आर पॉजिटिवली रिलेटेड। इसकी प्राइस बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी डिमांड कम होगी। प्राइस ऑफ सी एंड क्यू ए, पी सी एंड क्यू ए आर नेगेटिवली रिलेटेड। उसकी प्राइस बढ़ेगी, उसकी डिमांड कम होगी, हमारी भी डिमांड कम हो जाएगी। दिस इज द, और यूजुअली इनकम के साथ में रिलेशनशिप पॉजिटिव होती है, लेकिन इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो। आगे बढ़ रही हूँ। Let us take a hypothetical example of a demand function for the quantity of chairs demanded in a small town. The demand function is given by QD 10 minus 10 is a constant here, minus 0.5p plus 0.061 नहीं है guys, ये I है actually, इसको ठीक करो। Okay, income minus 0.01 pt. Can you see the sign, kind of in front of the variables? देखो यहाँ पे minus 0.5 p, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये खुद की प्राइस है, ओन प्राइस है। तो नेगेटिव रिलेशनशिप पे प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। इनकम के साथ में इफ़ यू सी देयर इज अ प्लस साइन, दैट मीन्स इफ़ इन अ नॉर्मल सिनेरियो अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो दे डिमांड मोर ऑफ दैट गुड इन अ नॉर्मल सिनेरियो, ओके। देन माइनस 0.01 पी, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है पता है? ये जो QD है ये चेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। कैन यू सी दैट? अपन बात कर रहे हैं चेयर्स के बारे में। तो टेबल तो चेयर का सब्सटीट्यूट नहीं हुआ ना, कॉम्प्लीमेंट हुआ, ओके, एंड दैट इज़ वाई साइन नेगेटिव है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर टेबल की प्राइस बढ़ेगी तो टेबल की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर टेबल की डिमांड कम होगी तो नेचुरल सी बात है कि चेयर की डिमांड भी कम हो जाएगी, बिकॉज वो पेयर में बिकते हैं। Okay, in the equation above, I is the consumer's income and PT is the price of the tables. Note the signs of the coefficients for income and the price of the tables. Chairs and tables are complementary products as they sell together. The quantity demanded for chairs, QD, and the price of the tables are inversely related naturally. If the price of the table increases, then the quantity demanded for chair will also decrease, because उसकी डिमांड कम हो गई तो हमारी भी डिमांड कम हो जाएगी। तुम ना एक कन्फ्यूजन हो सकता है जो मैं सोच पा रही हूँ तुम्हारे लेवल पे। ये ना जो रिलेट कर रहे हो ना तुम, ये इस कॉम्प्लीमेंट की प्राइस से हमारी क्वांटिटी को रिलेट कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी और हमारी क्वांटिटी रिलेट नहीं कर रहे। ऐसी गलती होना बहुत नॉर्मल है तुम्हारे लिए। ओके, सिमिलरली इनकम हैज़ अ पॉजिटिव कोएफिशिएंट। इफ इनकम इंक्रीजेज एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द चेयर्स इंक्रीज। लिखा हुआ है, note that own price is used by economists to underscore that the reference to the price of a good itself and not the price of some other good. Own price, खुद की प्राइस, that we have already discussed. अब यहाँ पे कैसे होता है, अब सुनना ध्यान से, कि अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर में। अगर देखो इस इक्वेशन को, इस डिमांड फंक्शन को अगर तुम देखो तो मुझे 3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं। अगर मैं QD को भी ले लूँ तो 4 वेरिएबल हो गए बेसिकली। दैट मीन्स QD इज अफेक्टेड बाई 3 वेरिएबल्स, खुद की प्राइस, ओके, देन टेबल की प्राइस विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, एंड इनकम कंज्यूमर की। तो तुम तीनों फैक्टर्स को तुम वेरिएबल करके ओके एनालाइज नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि सिर्फ ये बताओ कि प्राइस का इफेक्ट, मेरी खुद की प्राइस का इफेक्ट क्वांटिटी पे क्या होगा, तो मुझे बाकी 2 को, दैट मीन्स इनकम एंड प्राइस ऑफ द टेबल को कांस्टेंट करना पड़ेगा। ओके, वी कांट कीप ऑल द फैक्टर्स एज अ वेरिएबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व देम। ओके, एंड दैट इज वाई तुमको कुछ वैल्यूज दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इफ द वैल्यू ऑफ I एंड PT आर 1633.33 एंड 800.00 respectively, then the quantity demanded can be rewritten
as. मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का ये मतलब है दैट कि हमने उनको इग्नोर नहीं किया, हमने उनको उस फैक्टर को हमने इग्नोर नहीं किया, ऐसा नहीं कि मैंने इग्नोर कर दिया। उस फैक्टर की जो वैल्यूज़ हैं, दैट मीन्स 1633.33, ओके, एंड 800 को मैंने कांस्टेंट कर दिया बिकॉज आई वांट टू सी द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन क्वांटिटी कीपिंग अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट। सिमिलरली अगर तुम्हें इनकम का इफेक्ट देखना है क्वांटिटी डिमांडेड पे, तो इन दैट सिनेरियो व्हाट विल यू डू? यू विल हैव टू कीप other two variables as constant and analyze the behavior of the income change of the consumer on the quantity demanded. I hope that works for you. Now, एक प्रॉब्लम क्या है इस इक्वेशन के अंदर में? देयर इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली। द प्रॉब्लम इज दैट, सुनना बहुत ध्यान से, कि ये जो इक्वेशन है ना, इसके अंदर में सपोज करो प्राइस इज मेजर्ड बाय, लाइक उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दे रखा है। उन्होंने क्या बोला कि सपोज करो P स्टैंड्स क्वांटिटी डिमांडेड। सपोज करो कि फॉर एग्जांपल यहाँ चेयर्स एंड टेबल्स के बारे में बात हो रही है, चेयर्स के बारे में बात हो रही है, नॉट टेबल, तो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, राइट? तो सपोज चेयर्स के बारे में बात करते हो, तो यहाँ पे कैसे बात करना पड़ेगा कि अगर तुम्हारा प्राइस, अगर रुपीज़ में बात करो, अगर तुम्हारी प्राइस 1 रुपीज़ से बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स से डिक्रीज हो जाती है, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो लोग क्या बोलते हैं कि इसको ना लाइक स्टैंडर्डाइज करने का हमको मन है। वी वॉन्ट टू स्टैंडर्डाइज दिस फंक्शन। दैट मीन्स, आई मीन टू से दैट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एक्चुअली। दैट मीन्स बाई वॉट परसेंटेज, अगर प्राइस 1% से चेंज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंटेज से चेंज करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो व्हेन यू राइट QD, when you write this equation in the form of the quantity demanded, that means demand function, okay, it is not standard actually. Why? Because your P and Q are in a particular unit actually, like rupees and the number of chairs. We want to standardize this in terms of the percentages, and in order to do that, what they do, they take an inverse of this function. वो कैसे? मतलब तुमको प्राइस के फंक्शन में तुम कन्वर्ट कर दो इसको, ओके, लाइक दिस, लुक एट दिस। तो अगर इस फंक्शन को QD इक्वल टू 100 माइनस 0.5 को 0.5p को अगर तुम इन्वर्स करोगे, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस अगर कन्वर्ट करोगे, तो दिस यू विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो 2-3 बातें यहाँ पे मैं तुमको याद करा देती हूँ। सो सबसे पहली बात, आई वांट राइट हियर, सो व्हेन इट्स लाइक QD लिखना पड़ेगा, कुछ तो लिखना पड़ेगा। इट्स QD function, when it's QD function, it is called demand function, very important. It is called demand function, okay, and when it's in terms of price or inverse of demand function, it is called demand curve. I mean to say, इसकी जब प्लॉटिंग करोगे ना, इसकी जब प्लॉटिंग करोगे, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, इसकी जब प्लॉटिंग करोगे ना, ओके, ऑन अ ग्राफ where price will be on the vertical axis and quantity demanded will be on the horizontal axis. मतलब तुम्हारा जो x होगा वो होगा क्वांटिटी, नेचुरली दिख रहा है तुमको, बिकॉज प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन, लाइक अगर मैथमेटिकली लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में डाला हुआ है, ओके, तो प्राइस तुम्हारे वर्टिकल एक्सिस पे और क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सप्लेन करूंगी इसका मीनिंग क्या होता है, बिकॉज तुमको लगेगा अरे क्वांटिटी तो प्राइस पे डिपेंड करता है, आप उल्टा कैसे बोल रहे हो। तो वो बात बोल रही तुमको, अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला कि एक्चुअली क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ओके, दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। इनवर्स ऑफ डिमांड फंक्शन इज कॉल्ड डिमांड कर्व, ओके। तो अगर तुम मान लो कि प्लॉट करते हो तो उसको प्राइस के टर्म्स में लाओ। क्यों लाओ? बिकॉज दे से दैट द डिमांड फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वी वांट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। इन ऑर्डर टू डू दैट वी नीड टू टेक एन इनवर्स ऑफ दिस, ओके, एंड इनवर्स करोगे तो प्राइस के टर्म्स में आ गया ये। तो इसकी जब ग्राफिकल प्लॉटिंग होती है तुम्हारे XY एक्सिस पे, तो इसको बोला जाता है डिमांड कर्व।
इसकी प्लॉटिंग करोगे तो डिमांड कर्व नहीं बोलेंगे, इसकी प्लॉटिंग, इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ प्राइस। और एक बात और याद रखना कि जो तुम्हारे इस साइड में होगा, यहाँ पे ये y है और ये तुम्हारा x है, ओके, बट यहाँ पे ये y एक्सिस पे है और ये x एक्सिस पे है, ये ध्यान देना। अब तुम बोलोगे मैम कैसे आप इंटरप्रेट कर सकते हो इसको? अपन ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, सपोज करो कि मैं इसको प्लॉट करती हूँ, एक डायग्राम है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये प्राइस दिख रहा है ना और यहाँ पे क्वांटिटी है, तो यू कैन से दैट, अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अ डिमांड कर्व इज अ, एक मिनट देना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनवर्स डिमांड फंक्शन, ये समझ गया ना तुमको? द डिमांड कर्व प्लॉट्स द प्राइस ऑन द वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट। इट शोज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट एनी प्राइस ऑल एल्स इक्वल। तो अगर सपोज करो कि तुम्हारा इंटरसेप्ट 200 है, P इक्वल टू 200 माइनस 2Q, तो अगर मैं प्राइस को 200 लेती हूँ सपोज करो, तो क्या होगा तुम्हारा क्वांटिटी 0 हो जाएगा। आर यू फाइन विद दैट? अगर मैं प्राइस को 200 अज्यूम, तुम ग्राफ को देखो ही मत, तुम इस इक्वेशन को देखो, ओके, प्राइस को अगर मैं 200 लेती हूँ तो क्या होगा तुम्हारा, योर Q विल बिकम 0। तो ये जो तुम्हारी ग्राफ है, ये इससे क्या इंटरप्रेट करोगे तुम? इससे तुम ये इंटरप्रेट करोगे दैट व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी, व्हाट इज द, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, अगर सपोज मैं मोबाइल की बात करती हूँ तो मोबाइल के बारे में बात हो रही है, एट दैट पर्टिकुलर व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी, मैं ये बोल रही तुमको, व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी, ओके, दैट अ कंज्यूमर विल डिमांड एट दैट पर्टिकुलर प्राइस। इसको दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर विल डिमांड एट दैट पर्टिकुलर प्राइस, और what is the maximum price a consumer is willing to pay for that particular quantity। कैसे भी तुम उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। So you can just keep on changing the value of the price, okay, and take out the values, and if you plot it you will get, guys तुमको ये पता होना चाहिए कि लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन कैसे होता है। जैसे लीनियर इक्वेशन में ना पावर नहीं होता है, अगर इस इक्वेशन में पावर लगा दूँ ना तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा और उसकी प्लॉटिंग स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, उसकी प्लॉटिंग फिर कर्व में आएगी और फिर उसका स्लोप का अपने को टेंजेंट ले करके फिर अपने को करना होता है। तो एक बात और सीख लो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज लीनियर इन नेचर, इट इज़ नॉट नॉन लीनियर इन नेचर, ओके। और लेमैन के लिए अगर इस इक्वेशन में पावर होता, लाइक रेस्ट टू द पावर समथिंग, तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है, ओके। अगर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज तुमने पढ़ा है तो यू विल गेट टू सी देयर दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट्स एंड द बॉन्ड प्राइस इज नॉट लीनियर इन नेचर, मैंने पढ़ाया भी है वहाँ पे, इट इज नॉन लीनियर इन नेचर, ओके। बट हियर द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड आर लीनियरली रिलेटेड। तो अगर तुम्हारे y एक्सिस पे प्राइस है और x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, तो तुम उसको कैसे, दैट मीन्स दिस इज नॉट कॉल्ड डिमांड फंक्शन, हेलो, दिस इज नॉट डिमांड फंक्शन, ये डिमांड फंक्शन नहीं है, डिमांड फंक्शन ये वाला है, ओके, विच इज इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस के टर्म्स में जब करोगे तो उसको डिमांड कर्व, और यू कैन से इनवर्स ऑफ डिमांड फंक्शन इज कॉल्ड डिमांड कर्व विच इज प्लॉटेड ऑन द एक्स वाई एक्सिस, ओके। आई थिंक यू आर फाइन विद दैट। एंड यहाँ पे स्लोप ऑफ द डिमांड, स्लोप कैसे निकालते हो? स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं चेंज इन y बाय चेंज इन x। आर यू फाइन? सो चेंज इन y बाय चेंज इन x का मतलब क्या? ये तो हमेशा y रहेगा ना, और ये हमेशा x रहेगा, इट कैन नॉट चेंज। तो स्लोप विल बी ऑलवेज चेंज इन y बाय चेंज इन x, ओके। इसका ये मतलब होता है गाइस कि इस इक्वेशन के अंदर में -2 इन दिस इक्वेशन, दिस इज -2। आर यू ऑल फाइन विद दिस? Are you fine with all of your? Okay, so I just asking them whether they are getting it or not. Okay, so if it is -2, look at this. यहाँ पे -2 है ना, ये लिखा हुआ P equal to 200 minus 2Q. So this 2 -2 stands for change in y by change in x. Basically, अगर x 1% से change करेगा, अगर x 1% से change करेगा तो y कितने % से change करेगा? So -2 means what? -2 मीन्स अगर तुम्हारी, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन इन दोनों के बीच में -2 का है, ओके। मतलब अगर तुम्हारी तुम ये भी कर सकते हो, बोल सकते हो कि काइंड ऑफ अगर क्वांटिटी डिमांडेड अगर 1% से चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस तुम्हारी 2% से नीचे जा रही हो, वाइस वर्सा। बट इंटरप्रिटेशन तुमको अलग तरीके से करनी पड़ेगी, इसलिए इंटरप्रेट मत करो वाला पार्ट। तुमको मैकेनिकली अगर याद करके रखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। -2 इज चेंज इन y बाय चेंज इन x। कोई भी अगर इक्वेशन लोगे तो ये तुम्हारा y होता है और ये तुम्हारा x होता है, इस बात को तुम नहीं भूलना,
ओके दैट वे। तो आगे बढ़ रही हूँ। तो स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, ये ध्यान रखना, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, व्हाट इज डिमांड कर्व? इनवर्स फंक्शन ऑफ डिमांड फंक्शन। ये डिमांड कर्व है, जब Q के टर्म्स में होगा ना तो डिमांड फंक्शन है, और अगर P के टर्म्स में होगा तो डिमांड कर्व है। तो स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज चेंज इन P बाय चेंज इन Q, बट स्लोप ऑफ द डिमांड फंक्शन वुड बी चेंज इन Q बाय चेंज इन P। डोंट फॉरगेट, यू टॉपिक मुश्किल नहीं है, बट बिकॉज इट इज रिलेटिवली ईजियर वी वुड एंड अप नॉट फोकसिंग एनफ, एंड दैट इज़ वाई यू माइट गो रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन। बारीक बारीक चीज़ें हैं जिसको तुमको ध्यान में रखना है। तो आई थिंक दिस इज सॉर्टेड नाउ। इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ दे रखा है, द डिमांड कर्व शोज दैट द हाइएस्ट क्वांटिटी कंज्यूमर आर विलिंग टू परचेज एट ईच प्राइस। ओके, P इक्वल टू 200, द हाइएस्ट क्वांटिटी कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज इज 0। मैंने क्या बोला, ग्राफ को मत देखो, वो जो इक्वेशन थी तुम्हारी, इक्वेशन में प्लेस करो प्राइस एंड अकॉर्डिंगली चेंज, तुमको आंसर मिलेगा और तुम उसको फिर इंटरप्रेट करना तुम्हारे लिए ईजी हो, बिकॉज हमेशा हमारे लिए ईजी demand function is much easy to interpret in comparison to demand curve. I hope you agree with that. Okay, so this is just an interpretation कि अगर तुम प्राइस क्वांटिटी 50 की लेते हो, सपोज करो वहाँ पे, दैट मीन्स द मैक्सिमम प्राइस वी आर विलिंग टू पे इज 100. इफ यू सॉल्व यू विल गेट द आंसर. मूवमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे विल आस्क इन द मल्टीपल चॉइस. मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व. अगर तुम्हारा जो क्वांटिटी डिमांडेड इन प्राइस में जो चेंज है इज ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस, आर यू गेटिंग द पॉइंट, देन द मूवमेंट विल बी अलॉन्ग द डिमांड कर्व. इट विल बी अलॉन्ग द डिमांड कर्व. आर यू गेटिंग द पॉइंट गाइस? इट विल नॉट बी लाइक, एक एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, बोल दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. कहने का ये मतलब है कि सिर्फ प्राइस की वजह से अगर क्वांटिटी में चेंज आता है, सिर्फ प्राइस की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है तो उसको बोलेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. जब मैं थियोरी वाले टॉपिक्स पढ़ाऊंगी तो मेरा ज़्यादा फोकस उस बात पे रहेगा कि हाउ मेनी क्वेश्चंस of multiple choice kind you are able to solve, and I'll keep on emphasizing and modulating my voice in order to emphasize that, so that when you come across, because नहीं समझने वाला कोई पोर्शन इसके अंदर में है नहीं. ओके, सो अगर सिर्फ प्राइस की, खुद की प्राइस की वजह से अगर चेंजेस हैं तुम्हारी डिमांड में या क्वांटिटी में, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व. बट प्राइस को छोड़ करके, लाइक बिकॉज ऑफ लाइक द बिहेवियर ऑफ द सब्सटीट्यूट, बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, बिहेवियर ऑफ द चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, देन चेंज इन द इनकम की वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आएगा उसको बोलेंगे शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. लुक एट हियर, व्हेन अ गुड्स ओन प्राइस चेंजेस, द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस, ऑल एल्स इक्वल, द चेंज इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. ओके, ये वाला पार्ट. For instance, as price increases from 100 to 110, the quantity decreases along the line from 50 to 45. I hope you are able to understand. Now shift in the demand curve. Shift in the demand curve, a change in the value of any other variable will cause the demand curve to shift. This is called change in demand. For instance, shift in the demand is caused by the change in the consumer income, price of substitutes and price of complements. You will get questions on these topics actually. कि along the demand curve, and then they will give you choices like price of own price and the price of the substitute, the price of the complement, so on. तो तुम वहाँ पे own price करोगे. shift in the demand curve, तो उसमें दिया हुआ रहेगा किसकी वजह से, तो own price, substitute का price, income, तो accordingly तुम आंसर करोगे. of course आंसर एक ही होगा, सारे नहीं होंगे या दो भी नहीं हो सकते. Now price elasticity of demand. What is price elasticity of demand? Price elasticity of demand is the percentage change in the quantity demanded divided by percentage change in the price. देखो ये वाली इक्वेशन है, और ये कैसे निकालते हैं? बेसिकली अगर सपोज करो कि यहाँ पे ये ले सकते हैं ना, ये वाला क्या लिखा हुआ है, तो फ्रॉम 50 to 45, तो तुम इसका निकाल सकते हो ना इलास्टिसिटी. So basically, अगर if the equation says percentage change in the quantity demanded divided percentage change in price, elasticity of demand की जो अब तक हमने कैसे शुरुआत करी, we first started discussing about the demand function which was QD equal to and then in terms of the price and the substitutes and everything. तुमने एक equation देखा. मैं जब भी मैं बात कर रही हूँ ना, तो मैं बात कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारे क्या है, नाम भूल नहीं जाना. तो लेफ्ट हैंड साइड में जब तुम्हारा QD था तो दैट वाज अ डिमांड फंक्शन. जब लेफ्ट हैंड साइड में प्राइस था तो वो डिमांड कर्व था या इनवर्स ऑफ डिमांड फंक्शन था. नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेज दैट परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड. सी, quantity demanded will always be the dependent variable actually, because it is dependent.
price is not dependent on quantity. It is just a mathematical kind of mathematical interpretation of the demand function, so that it becomes easier for us to interpret, and we are not interpreting in terms of like when the price changes by 1 rupee, then the number of chairs like change by this units and so on. We want to standardize that, and standardize करने के लिए हमने inverse किया demand function का. Okay, now coming to elasticity of demand. As per the elasticity of demand, the percentage change in the QTY divided by percentage change in price. QTY is percent quantity demanded. तो मैं बोल रही थी कि इसका नहीं कर सकते क्या, इसका कर सकते हैं ना. तो price increases from 100 to 110. तो दो चीज़ होगी, P0 P1, ओके, Q0 Q1, और चेंज हमेशा न्यू माइनस ओल्ड होता है, डिवाइडेड बाय ओल्ड होता है. ओके, तो 110 माइनस 100, okay, divide by 100 is the percentage change in the price, okay, and 45 minus 50 by 50 is the percentage change in the quantity. वही वाली चीज़ को इन्होंने फॉर्मूला में लिख रखा है, देखो यहाँ पे. यानी कि तुम्हारी जो ये इक्वेशन है, चेंज इन क्वांटिटी, दैट मीन्स 45 minus 50, okay, minus 5 by 50 is this one, okay, and similarly this one also. अगर इसको तुम ब्रेक करोगे इक्वेशन को, तो तुम्हें दिखेगा ये वाला, तुम्हें ये दिखेगा. तो मैं क्या बोल रही हूँ तुमको कि ये इक्वेशन जो इस तरह की है, ये जो फंक्शन है तुम्हारा, क्वांटिटी का जो फंक्शन था, ऊपर था ना सबसे पहले क्वांटिटी डिमांडेड का जो फंक्शन था, या डिमांड फंक्शन था. डिमांड फंक्शन में तुमने देखी ना बहुत सारी चीज़ें थी. क्वांटिटी डिमांडेड इज डिपेंडेंट ऑन ओन प्राइस, प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट, ओके, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, इनकम, ये सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट था. तो वो जो कोएफिशिएंट था ना तुम्हारा, फॉर एग्जांपल कितने अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए सपोज करो एक डिमांड फंक्शन है, ध्यान देना, ए तुम्हारा एक डिमांड फंक्शन है, एंड 10 इज द कांस्टेंट, एंड 5b प्लस 5b माइनस 6c एंड प्लस 8d. दैट मीन्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, okay, has got a positive relationship with B factor and a negative relation with C factor, and again positive relationship with D factor. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Given this equation, मैं ये तुमको बोलना चाह रही हूँ कि ये जो चीज़ है ना तुम्हारी कोएफिशिएंट, ध्यान देना, ये जो चीज़ है, सो बेसिकली दिस स्टैंड्स, यहाँ लिखा हुआ भी देखो यहाँ कहीं पे तो भी, तो दिस इज लाइक चेंज इन A बाय चेंज इन B, ओके, इज इक्वल टू 5. इसका ये मतलब हुआ. अब समझा तुमको, देखो यहाँ लिखा भी है मैंने कहीं पे. गिवन दिस इक्वेशन, चेंज इन ए बाय चेंज इन बी इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ बी विच इज 5. आर यू फाइन विद दैट? तो कहने का ये मतलब है कि अगर तुमको इसको सॉल्व करना है, अगर तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो, तो अगर ये चीज़ सपोज करो मैं निकाल लेती हूँ, ओके, तो सिर्फ मैं अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो मुझे इलास्टिसिटी मिल जाएगी. Guys, are you fine with this interpretation? Are you fine, all of you? Again, come back again. अगर मुझे suppose करो कि C का निकालना है, तो can I not write like this? So change in the quantity demanded of A divided by change in the variable C, okay, will be equal to -6. अब समझा? तो मुझे ये वाली चीज़ तो मिल गई. अब मैं जब ये वाले पार्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं सेट करूंगी, तो मेरा इलास्टिसिटी विथ रेस्पेक्ट टू फैक्टर सी मिल जाएगा मेरे को. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स गाइस. इट्स वेरी वेरी इजी. मैं ये पूरा पढ़ते हैं अपन, चलो. गिवन दिस इक्वेशन, change in A by change in B is equal to the coefficient of B which is 5. Similarly, change in A by change in C is equal to the coefficient of C which is -6. Okay, ये possible है ना कि quantity demanded of A is negatively related to C. तो हो सकता है ना C factor is nothing but the price of A. ये possible है, करेक्ट. अब देखो यहाँ पे quantity demanded of A is positively related to B. तो हो सकता है ना कि ये तुम्हारा सब्सटीट्यूट है, करेक्ट है, मतलब सब्सटीट्यूट की प्राइस है. बेसिकली सब्सटीट्यूट की प्राइस है, तो कैसे प्लस की साइन क्यों आ रही है? प्लस की साइन इसलिए आ रही है क्योंकि अगर बी की प्राइस बढ़ेगी ना, अगर सब्सटीट्यूट की प्राइस बढ़ेगी तो ए का डिमांड बढ़ेगा. तो दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड. नाउ फिर से देखोगे 8D, दैट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए एंड डी आर पॉजिटिवली रिलेटेड. हो सकता है डी तुम्हारा इनकम हो, दैट मीन्स अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए बढ़ेगी. दैट वे, या ऑल ऑफ यू, या
सो मैं तुमको ये कहना चाहती हूँ कि सपोज करो कि ये तुमको समझ गया, बेसिकली कोएफिशिएंट्स तुम इजीली निकाल सकते हो। ओके, गोइंग बैक टू अ डिमांड फंक्शन QD इज इक्वल टू 100 माइनस 0.5p जो ऊपर था तुम्हारे। बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स वी गेट डिस्कस्ड, चेंज इन Q बाई चेंज इन P इज माइनस 0.5। ऊपर जो फंक्शन था ये वाला नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। अज्यूम दैट प्राइस इज मतलब तुमको क्या करना है पता है क्या, कि तुमको वो लोग क्या करेंगे सम के अंदर में B, C और D की, ध्यान देना, तुमको वो लोग क्वेश्चन के अंदर में B, C और D की वैल्यू दे देंगे। तो B, C और D की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो और यहाँ पे जो Q यूज किया है ना इन्होंने, ये वाला Q यूज किया है ना, उसकी तुम वैल्यू निकाल लो। ओके, उसकी तुमने वैल्यू निकाल ली और उसके बाद तुम क्या करोगे, और ये तो तुम्हारे पास में है ही है, कोएफिशिएंट देख करके पता चल जाएगा। ये माइनस 0.5p क्या है, माइनस 0.5 is nothing but it is change in Q by change in P. That means change in the quantity demanded divided by the change in, because of the change in price basically. तो change in Q by ये वाला पार्ट चेंज करूँ क्या, समझता है, ये वाला पार्ट, ये तो तुमको दिया हुआ है माइनस 0.5 है ये। ओके, अब माइनस 0.5 में मुझे सिर्फ इसको इलास्टिसिटी निकालने के लिए मुझे सिर्फ P और Q की वैल्यू चाहिए। तो उन्होंने जो वैल्यूज तुमको दी होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि C तुम्हारी प्राइस है सपोज करो, तो B, C और D की वैल्यू को पहले सब्सटीट्यूट करो और A की Q निकाल लो और उस Q को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे और जो प्राइस तुम यूज करना चाहते हो, देखो एक बात का और ध्यान रखना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या कोई भी इलास्टिसिटी जो तुम निकालना चाहते हो विथ रेस्पेक्ट टू इनकम, विथ रेस्पेक्ट टू it is with respect to a particular level. Are you getting it? It is with respect to a particular level. If you are not getting, give me 2 minutes. Based on the mathematical principle we just discussed, change in Q by change in P is minus 0.5. Assume that price is $60. The quantity demanded at this price will be 70. Okay, the own price elasticity of demand is minus 0.5 into क्या किया 60 by 70. तो 70 पहले सॉल्व करके निकाला ना, देखो यहाँ पे अगर तुम $60 यहाँ पे लेते हो, ओके, तो 100 माइनस 0.5 इंटू 60 करोगे तो QD विल बी लाइक, ये आया ना अभी तुम्हारा, कहाँ गया वो, 70 आ गया, राइट। तो 70 तुम्हारा Q0 हो गया, देखो यहाँ पे 70 लिया है ना और 60 को न्यूमरेटर में रखा है। तो मैं तुमको कुछ और बोलना चाह रही थी, मैं ये बोलना चाह रही थी कि जब भी तुम इलास्टिसिटी प्राइस, सपोज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हो, तो इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज विथ रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्राइस। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तुम्हारा माइनस 0.4 निकला, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है, जब $60 चल रही थी, एट $60, व्हेन द प्राइस इज $60, अगर $60 से प्राइस 1% ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड 0.4% से नीचे जाएगा। अब ये समझा, मतलब मेरे कहने का है कि अगर तुम्हारी एक कर्व है प्राइस और क्वांटिटी की, सपोज करो, या फिर तुम्हारा एक रिलेशनशिप है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइस ले लोगे तो ये 0.4 इज एप्लीकेबल। नो, इस 0.4 माइनस 0.4 का मतलब है कि विथ रेस्पेक्ट टू $60, when you are at $60, then if the price changes, that means if $60 changes by 1%, okay, then the quantity demanded will change by 0.4% and that too in the opposite direction. ये meaning हुआ, ये मत भूलना, it is relative with respect to a particular price. Yes, yeah. Note that own price elasticity of demand is usually negative because demand curve is downward sloping. That is, an increase in the price decreases quantity demanded. That is a universal rule and that is why it is called law of demand. देखो लिखा है ना, मैंने इसलिए येलो भी मार्क किया है इसको। This implies that when the price is $60, a 1% increase in price results in 0.4% decrease in the, तो ये पार्ट में ये इसको बेस बना के बात करना है। इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल रिलेशनशिप कि कोई भी प्राइस पे ये नहीं, हर प्राइस पे अलग तुम्हारी इलास्टिसिटी आएगी। ओके, वेर इन काइंड ऑफ तुमको वो जो कोएफिशिएंट है, ओके, वो दिया हुआ रहेगा सम के अंदर में, है ना। यस, नाउ
इन इलास्टिक एंड यूनिट इलास्टिक. फॉर एग्जाम्पल जो आंसर आया -0.4 आया. For every 1% change, for every 1% change, if the percentage change in the quantity demanded, for every 1% change in the factor, यहाँ पे factor क्या है तुम्हारा? Price. With respect to every 1% change in the factor, if the percentage change in the if the percentage change in the quantity demanded of a product is greater than 1, then it is called elastic. मतलब अगर सपोज करो कि यहाँ पे -0.4 आया, इट इज लेस देन 1%, दैट मीन्स द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन इज इन इलास्टिक विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. और अगर तुम्हारा फॉर एवरी 1% चेंज इन द प्राइस, इफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज सेम, दैट मीन्स 1 ओनली, इट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक. यानी कि अगर 1 से ज़्यादा होगा, ओके जैसे जो 0.4 आया ना माइनस में, माइनस तो आई, अगर प्राइस को लेके निकालोगे तो माइनस आएगा ही आएगा, ये यूनिवर्सल रूल है. तो जब भी तुम्हारा ये जो आंसर है ये 1 से ज़्यादा आएगा तो इलास्टिक डिमांड बोली जाएगी. दैट मीन्स जब प्राइस 1% से चेंज करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड 1% से ज़्यादा से चेंज करता है, मतलब ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है. ओके जब 1% से चेंज करता है और क्वांटिटी डिमांडेड 1% से ही चेंज करता है तो उसको यूनिट इलास्टिक बोलेंगे, और लेस देन 1% चेंज करता है तो इन इलास्टिक बोलेंगे. मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई खास फर्क नहीं आ रहा, एंड इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू मेनी नेसेसिटीज़ एक्चुअली. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, अगर उस सॉल्ट की प्राइस गिर जाएगी तो तुमको क्या लगता है हम ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे? नहीं होगा. सो दैट इज़ वाई द डिमांड फॉर necessities is usually inelastic. The demand for luxuries is very very elastic. अगर किसी लुई वुइटन की जो बैग होती है, अगर उसकी प्राइस 30% मार्केट में गिर जाए तो डिमांड विल इंक्रीज मच मच एट अ हायर लेवल. आई एम टॉकिंग लाइक दैट. I hope these people are like, girls can relate with that. So this is what guys, look at this. When elasticity is less than, एक और चीज़ बोल रही थी कि तुम्हारी जो, देखो यहाँ पे दिखाया है क्या, हाँ ये पढ़ लेते पहले. When elasticity is less than 1, demand is inelastic at low prices. That means -0.4 was the elasticity of demand with respect to the price. Okay, तो -0.4 था वो inelastic था. At low prices, ये बात नहीं समझाई मैंने, अभी डायग्राम से समझाऊंगी. At low prices, quantity demanded is high. This causes the PQ ratio. अब देखो यहाँ पे ये इलास्टिसिटी का फॉर्मूला दे रखा है, तुमको समझा ये चेंज -0.5 इज चेंज इन Q बाई चेंज इन P, तो उन्होंने -0.5 लिया जानबूझ के, और बाकी है P बाई Q. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर, और मैंने तुमको ये भी बोला कि इलास्टिसिटी इज विथ रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्राइस लाइक $60 इन द प्रीवियस एग्जाम्पल. तो डायग्राम के इस एरिया में डिमांड इलास्टिक होगी. दैट मीन्स अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस, अगर सपोज करो मैं $60 नहीं लेकर के मैं $200 लेती, तो मैथमेटिकली क्या होता कि ये P ज़्यादा होता. ओके ये P ज़्यादा होता एंड बिकॉज एंड Q कम होता. तो ऑब्वियस सी बात, आई होप यू कैन रिलेट विद दैट, राइट. इट इज़ नॉट दैट, अगर प्राइस यहाँ पे है तो क्वांटिटी कम है ना, तो PQ रेशियो तुम्हारा हाई होता. तो अगर PQ रेशियो हाई होगा और तुम एक कांस्टेंट -0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरल सी बात इलास्टिसिटी ज़्यादा आएगी. तो वो तुमको क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे वो बोलना ये चाह रहे हैं एट लो प्राइसेस. दैट मीन्स अगर तुम इलास्टिसिटी सपोज $60 पे भी नहीं, हाँ $60 पे निकाले ना तुम, तो अगर यहाँ पे निकालोगे तो व्हाट विल हैपन, योर PQ रेशियो विल बी रिलेटिवली लोअर बिकॉज ऑफ द 2 रीजंस. एक तो प्राइस भी कम है न्यूमरेटर में और क्वांटिटी ज़्यादा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. सो योर PQ रेशियो विल बी वेरी वेरी लो, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट विथ इस कांस्टेंट -0.5, your answer of elasticity will be very very low, very very low. So they are saying that when you compute elasticity at high prices, you get high elasticities, and when you compute elasticities at low prices, you relatively get an inelastic value. I hope समझ रहा है guys. Yeah. The top part of the demand curve is elastic. Somewhere in the middle, it is unit elastic. The bottom part of the demand curve is inelastic. If the demand curve is steeper, it will be relatively more inelastic. If the demand curve is steeper, मतलब क्या हो रहा है कि तुम्हारे प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर रही है
तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक, एंड दैट विल हेल्प यू गेट अ इन इलास्टिक डिमांड कर्व. अगर परफेक्टली इन इलास्टिक होगा तो पता है क्या होगा, इस तरह से होगा. रुक जाओ, अगर ये Q है तुम्हारा और ये P है, दिस इज कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड, दिस इज जीरो. दैट मीन्स तुम कितना भी प्राइस को चेंज करो, एट एवरी प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड इज कांस्टेंट, लाइक सॉल्ट, you will not increase at all. Okay, that is called perfectly inelastic demand. So they are saying that when the demand is inelastic, the curve will be very, very steep, and at a perfectly inelastic, okay, it will be a vertical line. Then they are saying the top part of the demand curve is elastic, somewhere in the middle it is unit elastic, the bottom part of the demand curve is inelastic. Okay, then if the demand curve is steeper, it will be relatively more inelastic. If the demand curve is flatter, it will be relatively more elastic. I think समझ गया तुम लोग सबको, इतना कोई मुश्किल नहीं है. Extremes of price elasticity. तो there are two special cases of linear demand curves. देखो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे perfectly elastic, perfectly inelastic. Perfectly elastic होगा तो पता है कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, Q and P. मतलब कैसे मैं तुमको बोलूँ, अगर तुम वेजिटेबल मार्केट जाओगे, ये इन्फिनिटी है एक्चुअली, ये इन्फिनिटी है. मतलब कहने का ये हुआ कि अगर तुम स्लाइट प्राइस में इंक्रीज करोगे, वेयर द डिमांड इज लाइक परफेक्टली इलास्टिक, लाइक वेजिटेबल मार्केट अगर तुम जाते हो तो तुमने नोटिस किया होगा दैट जितने भी वेजिटेबल वेंडर्स बैठे हुए रहते हैं मार्केट के अंदर में, सपोज इफ़ यू आर स्टेइंग इन बॉम्बे, वी आर वेरी यूज टू द फैक्ट दैट एवरी स्टेशन, लाइक यू वेदर इट इज़ अंधेरी स्टेशन और गोरेगांव स्टेशन और समथिंग लाइक दैट, लोकल जो तुम्हारी ट्रेन चलती है, तो एवरी स्टेशन ऑन बोथ साइड, ईस्ट एंड वेस्ट साइड, यू विल सी अ लॉट ऑफ वेजिटेबल वेंडर्स सिटिंग आउट देयर. तो तुम कोशिश करके देखना, सपोज दे आर सिटिंग इन एन एरिया ऑफ लाइक 1 किलोमीटर राइट अवे, तो प्राइस ऑफ द पोटैटोज, लाइक तुम स्टार्ट में पूछ लो, बीच में पूछ लो, लास्ट में, तुमको एक ही प्राइस मिलेगी. I mean, at times you would wonder कि how is it possible that they are able to match the price so well? I mean, there's so much of in tandem, like equilibrium price prevailing. उसका रीज़न ये है कि किसी भी एक वेंडर ने, okay, they can sell unlimited at that price. They can sell unlimited at that price. लेकिन अगर उन्होंने प्राइस थोड़ी सी भी इंक्रीज करी तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट उनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज पीपल आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्राइस इन दैट मार्केट. सो तुम्हारा पोटैटो, मेरा पोटैटो, उसका पोटैटो अलग नहीं है, दे आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स एक्चुअली. सो इन सच काइंड ऑफ मार्केट यू विल गेट टू सी सच काइंड ऑफ कर्व. दैट मीन्स स्लाइटली तुम इंक्रीज करके देखो एंड इट विल बिकम लाइक योर क्वांटिटी, द डिमांड ऑफ द क्वांटिटी वुड बी लाइक रिलेटिवली जीरो. वो कम नहीं होगा, वो सीधा जीरो हो जाएगा. बंदा, सारे लोग, तुम्हारे जो सारे कस्टमर है बिल्कुल दूसरे में शिफ्ट कर जाएंगे बिना तुमको इन्फॉर्म हुए बगैर. तो यहाँ पे लिखा है मैंने, देर आर टू स्पेशल केसेज ऑफ लीनियर डिमांड कर्व्स इन विच इलास्टिसिटी इज एट सेम एट ऑल पॉइंट्स, perfectly elastic and perfectly inelastic, though it is difficult to find real life examples. Of course, demand is perfectly inelastic when the quantity demanded is the same over a price range. Salt is the best example. उससे better मुझे medicines, अगर उसकी प्राइस कम हो जाएगी तुम ज़्यादा खाना शुरू कर दोगे, नहीं पॉसिबल है, राइट. डिमांड इज अ परफेक्टली इलास्टिक फॉर अ गिवन प्राइस व्हेन अ चेंज इन प्राइस विल कॉज क्वांटिटी डिमांडेड टू रेड्यूस टू जीरो. देखो यहाँ पे इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी, ये याद कर लेना. And here the elasticity is zero. There is no change in the quantity demanded. A small change in price can lead to infinitely large change in quantity. That means अगर तुमने थोड़ी सी प्राइस कम करी तो you can sell unlimited. Okay, that way. All producers must sell at the market price. अगर तुम्हारे पास में एडिशनल क्वांटिटी आ जाती है तो तुमको प्राइस कम करने की ज़रूरत नहीं है. तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ. इफ़ यू आर सेलिंग 1 क्विंटल ऑफ लाइक wheat और 1 क्विंटल ऑफ पोटैटोज सपोज, एंड इफ़ यू गेट एक्स्ट्रा लाइक 5 kgs ऑफ पोटैटोज आज के दिन है, यू कैन सेल एट द सेम मार्केट प्राइस. यू डोंट हैव टू reduce the price, or else consumers will shift to the substitutes, gourmet food items. A change in the price has no change in the quantity demanded. Example, generic food such as bread. So this was, ये याद करना खाली, ये पार्ट हो सकता है तुम्हें उस वक्त याद नहीं आए. तो मुझे तो if you ask me, I remember better with the help of the diagrams actually. So I already have drawn this for you. Predicting demand elasticity, price elasticity and total expenditure. Now,
factors that affect demand elasticity, substitutes. Okay, the price of the substitutes will affect the demand for, suppose मैं अपने काम करते हैं, अपन अपनी प्रोडक्ट को ए बोलते हैं, ओके, सब्सटीट्यूट को बी बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट को सी बोलते हैं, और इनकम को आई बोलते हैं, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, राइट। तो सपोज करो कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ए, उसका कोई परफेक्ट सब्सटीट्यूट है बी, तो अगर सब्सटीट्यूट, कितना ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट में, उसके ऊपर इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा। मतलब अगर तुम्हारे प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो इट विल बी अ वेरी इलास्टिक डिमांड, okay, whereas if no perfect substitutes are available in the market, that means your product is very differentiated. कहने का मतलब क्या हो रहा है पता है क्या, कि अगर तुम्हारा कोई प्रोडक्ट ए है और उसका कोई परफेक्ट सब्सटीट्यूट मार्केट में बी है और भी बहुत है, ओके, अवेलेबल है, तो जैसे तुम प्राइस को थोड़ा भी चेंज करो, मैं इंक्रीज डिक्रीज बोल ही नहीं, बोलने में कई बार गलती भी हो जाती है, जैसे तुम प्राइस को थोड़ा भी चेंज करोगे अपने प्रोडक्ट का, ओके, बिकॉज ऑफ द क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल, अगर तुमने अपने प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी भी इंक्रीज करी, एंड इफ योर प्रोडक्ट हैज़ गॉट सो मेनी सब्सटीट्यूट्स इन द मार्केट, then the quantity demanded of your product will go down drastically. That is called elastic demand. So the elasticity of the demand of your product depends on the fact how many close substitutes are available in the market. If there are too many substitutes, then the elasticity will be very, very high. And if there are no close substitutes, then the elasticity will be very, very low. Rather, it will be relatively inelastic. I mean to say that. लिखा है ना यहाँ पे, if there are close substitutes for a good and the price of the good increases, then the quantity demanded for the good will decrease substantially, implying the demand is highly elastic. If there are no close substitutes, the demand is less elastic. Like very easy to understand. तुम एक बात और बताती हूँ. Till the time you are like trying to mug up what is written, अगर written content पे ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना, तो तुम्हारे से गलती ज़्यादा होगी. मतलब बेसिकली यू आर स्विच्ड ऑफ एंड यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर समथिंग, उससे तुमको ना एनालॉजी डेवलप नहीं होगी. समझो बात को, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैंने भी प्रिपरेशन करी होगी या मैंने कभी पढ़ा होगा. अगर तुम इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर अपना आंख बंद करके ब्रेन चलाओगे ना तो ज़्यादा अच्छे और राइट आंसर्स निकलेंगे तुम्हारे. एक छोटा सा तुमको मैंने सीक्रेट दिया है, यूज़ करके देखना. पोर्शन ऑफ द बजट स्पेंट ऑन गुड. If you are spending a good portion of your budget, जो तुमको पैसा खर्च करना है सपोज महीने में, then the demand will be definitely very elastic, okay, because तुम चाहोगे कि मेरा पैसा बचे. लेकिन अगर तुम्हारा it's like a very small portion of your budget is spent on that product, तो obviously it will be like a inelastic thing. मतलब जो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट पे लोग बहुत ज़्यादा अपने बजट का एक अच्छा हिस्सा खर्च करते हैं, दैट मीन्स द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी वेरी इलास्टिक. मतलब जैसे ही अगर थोड़ा भी अगर उसकी प्राइस कम होगी, पीपल विल स्टार्ट होर्डिंग, पीपल स्टार्ट बाइंग मोर नेचुरली. बिकॉज तुमको पता उससे क्या होगा, अगर मैं 100 रुपये कमाती हूँ और 100 रुपये में से मैं 30 रुपीज़ में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे खर्च करती हूँ, तो अगर थोड़ा भी अगर उसका प्राइस कम होता है तो मेरी अगर मैं मतलब कम पैसे में मेरे को सेम क्वांटिटी आ रही है, करेक्ट है ना, सेम तुम्हारी क्वांटिटी कम प्राइस में आ रही, तुम्हारी रियल इनकम बढ़ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम ज़्यादा डिमांड करने लग जाओगे. दैट इफ इट इज़ एंड देन डिपेंड्स कि वेदर इट इज़ अ नॉर्मल गुड, इट इज़ अ इन्फीरियर गुड और समथिंग लाइक दैट. वो भी बातें आगे जाके पढ़ोगे तुम. तो फिलहाल के लिए सिंपल बात रखते हैं. इफ़ अ कंज्यूमर स्पेंड्स अ गुड पोर्शन ऑफ हिज बजट और हर बजट, okay, on that particular product, the demand would be elastic for that product. And if a consumer spends very small amount like toothpaste, अगर टूथपेस्ट की प्राइस बहुत कम हो जाएगी तो क्या तुम बहुत सारा खरीदने लग जाओगे? नहीं, उतना ही तुमको ध्यान में रखना है यहाँ पे. टाइम हॉराइजन. इफ इन द लॉन्ग टर्म, okay, the quantity demanded of most of the products would be like very elastic. In the short run it will be inelastic. मतलब कहने का है, सपोज करो कि पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, सपोज द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीजेज अ लॉट, ओके, and I am using a car to commute from my workplace and home. In that scenario, I will not switch to alternative sources of transportation or conveyance because मुझे figure out करने में टाइम जाएगा.
तो शॉर्ट टर्म में द डिमांड ओके और द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इनएलास्टिक, मतलब प्राइस अगर बढ़ भी गई तो मैं पेट्रोल का डिमांड बहुत कम नहीं करूंगी, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म आई वुड बी एबल टू फिगर आउट क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट आई विल ट्राई टू शिफ्ट टू लाइक आई बेटर एंड चीपर सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ढूंढ लूंगी। तो टाइम होराइजन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, long run demand is more elastic than short run demand for most products as people take time to adjust their consumption to the new prices. In the long run, consumers will find alternatives. For instance, if prices of the cars increase, consumers will find alternative modes of transport in the long run. Some examples are so damn standard that you don't feel even like discovering new examples. Discretionary versus non-discretionary, matlab the demand for necessities, the demand for necessities like medicines, like salt, bread, milk, all these are ये नॉन डिस्क्रिशनरी है, मतलब मैं सोचूंगी नहीं मैं खरीदूं कि मैं नहीं खरीदूं, तो डिमांड फॉर सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी इनएलास्टिक। इनएलास्टिक क्या होता है? प्राइस के चेंज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में फ़र्क नहीं आ रहा, तो वो इनएलास्टिक हो गया। इलास्टिक क्या होता है? अगर प्राइस के चेंज होने से आप क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत चेंजेस कर सकते हो या करने की कैपेबिलिटी रखते हो, ओके, तो आपकी यूटिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उसको इलास्टिक बोलते हैं। डिस्क्रिशनरी, अगेन इफ आई वांट टू बाय अ लुई विटन बैग, ये डिस्क्रिशनरी है बिकॉज वेदर आई कैन डिसाइड नॉट टू बाय एंड इट विल नॉट अफेक्ट मी टू मच। तो क्या लिखा है? द डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स इज लेस इलास्टिक लाइक ब्रेड, व्हाइल द डिमांड फॉर डिस्क्रिशनरी गुड इज मोर इलास्टिक लाइक वेकेशंस, है ना? आई थिंक आई एम जस्ट लाइक वन शॉट, ये पूरा नॉन स्टॉप चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर इज द टोटल अमाउंट कंज्यूमर स्पेंड ऑन अ प्रोडक्ट, इट इज़ द प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी। मैं इस चीज़ पे नोटिस ही नहीं कर रही हूँ कि हेडिंग्स क्या आ रही है, मैं सिर्फ इस बात पे नोटिस कर रही हूँ कि तुमको जो अब तक पढ़ाया है उन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ देम, because see there are few subjects like wherein we really need to get inside, like derivatives we had to get inside the derivation and the understanding and the modeling and everything. Here we are not required to do that. Okay, total expenditure यानी सारा जो पैसा तुम खर्च करते हो वो price into quantity, price per unit into quantity or number of units sold. When demand is elastic, 1% decrease in the price causes, I mean तुमको पता है इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज प्राइस तुम्हारे जो जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, द प्रोडक्ट अंडर कॉन्टेम्पलेशन, इफ द प्राइस इनटू क्वांटिटी, ओके, दैट विल डिसाइड द पोर्शन दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन दैट प्रोडक्ट, करेक्ट ना? एंड अदर पीपल आर ऑल्सो स्पेंडिंग, सो व्हेन द परसेंटेज चेंज, okay, in the price of that product, okay, is and the quantity demanded is greater than 1, that means the demand is elastic for that product and people are spending a good portion of their budget on that product. I hope it is relatable. When demand is elastic, a 1% decrease in price causes the quantity demanded to increase by more than %. As a result, total expenditure increases. Correct है? When demand is inelastic, a 1% decrease in price causes, और एक बात हो रही है कि अगर प्राइस 1% से डिक्रीज़ हो गया, अगर प्राइस 1% से डिक्रीज़ कर गया और द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय मोर देन 1%, इसका ये भी मतलब है कि जो पोर्शन तुम ऑलरेडी बजट का उस प्रोडक्ट के ऊपर में खर्च कर रहे थे, अब तुम ज़्यादा खर्च कर रहे हो। ओके, व्हेन डिमांड इज इनएलास्टिक, अ 1% डिक्रीज इन द प्राइस causes quantity demanded to increase by less than 1%. As a result, the total expenditure on that decreases. Okay, तुमको समझा ये क्या हो रहा है? तुमको कैसे सोचना है पता है तुम्हें कि एक आदमी अगर 100 रुपये खर्च करता है, सपोज करो, या एक आदमी के पास में सपोज करो कि 100 रुपये की इनकम है, ओके, और वो पहले 50 रुपया खर्च कर रहा था, दैट मीन्स 50% ऑफ हिज इनकम वॉज बीइंग स्पेंड, और अगर प्राइस डिक्रीज कर जाती है 1% से उस प्रोडक्ट की जिस पे वो 50 रुपये खर्च कर रहा था, शांति से सुनना, ओके, अगर उस चीज़ की प्राइस 1% से कम हो जाती है और अगर वो आदमी
अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 1% से ज़्यादा बढ़ा देता है, इसका मतलब वो 50 नहीं खर्च कर रहा। बोल सकते हो आंसर? तुम बोल सकते हो 50 खर्च कर रहा है कि अब 50 से ज़्यादा खर्च कर रहा है। सपोज इफ देर इज अ पर्सन एट, अपन जीरो पे, सपोज जीरो पे खड़े हैं, स्केल पे नॉट टाइम, जीरो पे खड़े हैं अपन। तो पहले मेरी इनकम 100 रुपीज़ थी एंड आई वॉज स्पेंडिंग 50 रुपीज़ और 50% ऑफ माई इनकम ऑन दैट. When the price went down by 1%, the quantity demanded for the same product increased by more than 1%. My question to you is that you tell me whether of course the demand is elastic because the change has happened for more than 1%. ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं उससे मतलब, बिकॉज अपने को प्राइस पता ही नहीं कितना खर्च कर रहे हैं, बट अब ज़्यादा 50 से ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं। हाँ, ये वाला पार्ट ध्यान रखना तुम। ओके, और अगर डिमांड इन इलास्टिक है उस प्रोडक्ट के, अगर सपोज करो कि मैं किसी चीज़ पे सपोज 50 ही खर्च कर रही थी और उस प्रोडक्ट का डिमांड इन इलास्टिक है, मतलब अगर मैं 1% से दाम नीचे गया तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ खास फर्क नहीं आया। दैट मीन्स द पोर्शन ऑफ माई बजट विच आई वॉज स्पेंडिंग ऑन दैट प्रोडक्ट विल कम डाउन बिकॉज प्राइस कम हो गई। तो प्राइस कम होने की वजह से मैंने डिमांड को कांस्टेंट रखा, कम भी मैंने नहीं किया, सपोज मैंने कांस्टेंट रखा, तो भी तो मेरा बजट का, मेरा 50 रुपये अब खर्च नहीं होगा, कम होगा खर्च, मेरे कहने का वो मतलब है। और यूनिट का मतलब क्या हुआ कि यूनिट का मतलब ये हुआ कि व्हेन द प्राइस वेंट डाउन बाय 1%, ओके, आई इंक्रीज्ड माय काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द सेम अमाउंट, दैट वे। So unit elastic, if I increased by more than equal to 1% only, that means my demand is unit elastic. So own price elasticity of demand is this one. So if the elasticity greater than 1, ये तो तुमको पता already. Price and total expenditure move in opposite, ये तुमको देखना पड़ेगा। Total expenditure is price per unit and the quantity or number of units sold. So when the demand is elastic, तो प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब हुआ कि अगर प्राइस कम होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ऑब्वियसली दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। चेंज in price has no effect on the total expenditure, okay, that they are moving in the same direction. And if elasticity of demand is less than 1, it means अगर price कम हुई तो total expenditure भी तुम्हारा कम हो गया, अब कम खर्च करना, they are moving in the same directions, no effect है ये। Guys, are you fine on this part? Okay, next one, income elasticity of demand, okay, cross price elasticity of demand. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटेड टू योर इनकम, बेसिकली कंज्यूमर की जो इनकम है। ओके, अब अगर इनकम इंसान की बढ़ेगी, कंज्यूमर की बढ़ेगी, तो उस प्रोडक्ट की, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज भी हो सकती है, ओके, सेम भी रह सकती है और कम भी हो सकती है। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बढ़ेगी घटेगी, ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स व्हाट हम किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, cross price elasticity of demand is with respect to the elasticity with respect to substitutes and complements. Okay, let's start. Income elasticity of demand is the percentage change in the quantity demanded divided by ये वाला part. Guys, ये जो यहाँ पे है ना, ये गलत है यहाँ पे। I tell you what गलत है, ये equal to की साइन आनी चाहिए यहाँ पे। Okay, it measures how sensitive the quantity demanded is to the changes in the income. सो तुमको याद है वो जो डिमांड का फंक्शन था, तो डिमांड के फंक्शन के सामने में वो जो कोई आई के सामने जो कोएफिशिएंट था वो ये वाला पार्ट हो जाएगा, मतलब ये पूरा पार्ट। एंड सारे फिगर्स को सब्सटीट्यूट करके तुम क्यों निकाल लोगे, और जिस इनकम लेवल पे तुम बात कर रहे हो वो सब्सटीट्यूट करोगे तो तुमको मिलेगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ जो आंसर आएगा कंप्यूट करने के बाद इनकम इलास्टिसिटी का, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये प्रोडक्ट क्या है। If income elasticity of demand is 0.6, then it means that for every 1% change in the increase in income, the quantity demanded will increase by 0.6%, while own price elasticity is usually negative. Income is usually can be positive, negative or zero. We can't say anything. Okay. Now, अगर तुम्हारी income बढ़ने से तुम्हारी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो इसका ये मतलब है
कि देखो अगर इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ना तो तुम नॉर्मल गुड्स ज़्यादा बाय करोगे, रोज़ डेली की जो चीज़ें होती है लाइक फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, फूड है, वो ज़्यादा तुम बाय करोगे, करेक्ट ना, बिकॉज यू विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर. बट इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल स्टार्ट कंज्यूमिंग लेस ऑफ इंफीरियर गुड्स. मतलब तुम्हारी जो टेस्ट है वो चेंज कर जाएगा बिकॉज तुम्हारी इनकम बढ़ गई. देखो आगे, इफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.6 देन इट मीन्स फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन इनकम अभी प्राइस पे नहीं, इनकम के हिसाब से चल रहा है, द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज बाई 0.6%. ये पॉजिटिव है. वाइल ओन प्राइस इलास्टिसिटी इज यूजुअली नेगेटिव. इनकम इलास्टिसिटी ये तो पढ़ लिया हमने. Positive income elasticity means that as income increases, quantity demanded also increases. Negative income elasticity means that as income increases, quantity demanded for these goods. So I'm talking that मैं तब से ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि इनकम बढ़ने से तुम्हारी जो डिमांड है वो बढ़ेगी, घटेगी, ओके, कि लेस देन 1% से बढ़ेगी. ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि किस प्रोडक्ट या किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, नाउ ये तुमको याद करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा. इनकम इलास्टिसिटी फॉर नॉर्मल गुड्स इज पॉजिटिव. आई मीन सपोज करो कि ऊपर से 0.6% था, तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. 0.6% था, तो अगर तुम्हारा इनकम बढ़ता है, अगर तुम्हारी इनकम पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है, तो फूड का कंजम्पशन तुम इंक्रीज़ कर दोगे, करेक्ट है. लेकिन कितना इंक्रीज़ कर दोगे? बहुत ज़्यादा तो इंक्रीज़ नहीं कर दोगे ना, कितना खाना शुरू कर दोगे. तो मेरे कहने का ये मतलब है कि वो इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है. अगेन बढ़ेगा, सपोज इनकम बढ़ी तो सपोज 2 प्रोडक्ट है, तो अगर इनकम बढ़ी तो दोनों का कंजम्पशन तुम्हारा बढ़ा, ऑब्वियस सी बात है. लेकिन फूड पे बढ़ेगा, फूड पे और वेकेशन पे, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं तुम्हारे लिए. तुम अल्टीमेटली बियॉन्ड अ पॉइंट, अगर सपोज करो कि तुम्हारी सैलरी इज़ 1 CR पर एनम, तो अगर तुम्हारी इनकम बढ़ती है 1% से, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट ना, 1% of 1 crore is a huge amount. But would you increase your consumption of like bread and milk and vegetables and fruits by that amount? No. It will definitely increase but by less than 1%. I am trying to tell you that. वो बात हो रही. So इस तरह से भी तुमको सोचना पड़ेगा. Whereas if your income increases by 1%, wherein your income is like 1 crore, 1 CR per annum, then it is a possibility that तुम्हारी जो डिमांड है लाइक लग्जरी आइटम्स की, उस पर तुम्हारी डिमांड 1% से ज़्यादा हो सकती है, पॉसिबल है. दैट मीन्स यू आर स्पेंडिंग मोर. सो इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, दैट इज एज इनकम राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो राइजेस. बस इतना ही बोला है. इन्फीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, दैट इज एज इनकम राइजेस पीपल बाय लेस ऑफ दीज गुड्स. फॉर एग्जाम्पल bicycles in South Asia and fast food in US. You can also say that कि when your income rises, kind of, तो तुम like जहाँ से भी तुम शॉपिंग करते हो, ओके, तो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा. और तुम वो वाले, फॉर एग्जांपल मैं तो वो कैसे बोलूँ, बोलना नहीं चाहिए, लाइक कोई तुम्हारे पहले जब इनकम कम रहती है तो हम शायद एक लोअर ब्रांड्स हम बाय करते हैं, जो बहुत लोअर ब्रांड्स होते हैं, जो रिलेटिवली चीपर ब्रांड्स होते हैं, हम वो पहनते हैं, करेक्ट है. लेकिन जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ जाती है, यू स्टार्ट अपग्रेडिंग योर सेल्फ to the higher brands actually, like maybe like you would be wanting to shift to Calvin Klein or Lacoste or something like that. But when your income is less, you are buying relatively lower brands. So जब तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी तो तुमको वो जो लोअर ब्रांड्स है वो तुम्हारे लिए इन्फीरियर हो जाएगा. तो वो जो इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है या वो लोअर ब्रांड्स की जो डिमांड है, ये इन्फीरियर जो वर्ड है ना, इट इज़ वेरी रिलेटिव. इट इज़ नॉट लाइक सेम अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज ऑफ पीपल. सेम इनकम लेवल पे इन्फीरियर सुपीरियर सेम नहीं होगा, करेक्ट, दैट वे. तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, आगे बढ़ते हैं. एज डिस्कस्ड अर्लियर, अ चेंज इन एनी वेरिएबल अदर दैन ओन प्राइस वुड कॉज द डिमांड कर्व टू शिफ्ट. This is very important. Therefore, a change in income will cause the shift in the demand curve, not along the demand curve. Cross price elasticity of demand. Cross price elasticity of demand measures how sensitive the quantity demanded of a good X is to the changes in the price of the another related good Y. ये भी यहाँ पे equal to आएगा. So the relationship of the, मतलब अगर मैंने क्या बोला तुमको, A, B और C, तो अगर A हमारे गुड का नाम है, B उसके सब्सटीट्यूट का नाम है और C उसके कॉम्प्लीमेंट का नाम है, तो A और B के बीच में जो कोएफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होगा. ओके, क्यों? क्योंकि अगर B की प्राइस बढ़ेगी,
तो हमारा जो गुड ए है उसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए and the price of the substitute B are positively related. Are you fine? Whereas the relationship between the quantity demanded of A and the price of the complement C is negatively related. Why? Because if the price of C increases, the demand for C will go down, and if the demand for C goes down, okay, the demand for A will also go down, and that is why the coefficient for complement is negative. इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना मैं ही confuse कर दूँगी. Two goods are substitutes if one can be used instead of the other. The cross price elasticity of demand is positive for substitute. This is very, very important. An increase in the price of substitute good would increase the quantity demanded of the subject good. Two goods are complements if they are used together. The cross price elasticity of demand is negative for complement goods. An increase in the price of the complement good would decrease the quantity demanded for the subject good. Example, cereal and milk and petrol and cars. Guys, there is an example now. ये हमें solve करना है. तो बेसिकली मैं क्या चाहती हूँ कि तुम लोग नोटबुक निकालो और ये एग्जाम्पल्स हम साथ में सॉल्व करते हैं. वैसे मैंने शीट में पूरा सॉल्व करके टाइप कराया हुआ है, बट मुझे लगता है हम लोग को लिख के सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि लिख के सॉल्व कर लेंगे ना तो उससे क्या होगा, तुम्हें थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा. ओके, यू मिस्ड आउट पॉसिबली इज दिस सम, एक्चुअली दिस वन, बिकॉज तुम्हारे बुक में ये सम दिया हुआ रहेगा. ओके, तो वी हैव टू डू दिस सम. तो मैंने लाइव वालों को पढ़ाते समय उनको पिक्चर भेजी थी, बिकॉज बुक वॉज नॉट रेड बाई टिल देन. ओके, तो दिस इज़ द क्वेश्चन दैट शुड बी इन योर बुक. तो मैंने यहाँ तक तुमको पढ़ाया. ओके, एंड देन देयर इज एग्जाम्पल दैट वी नीड टू सॉल्व. इट इज़ अ वेरी वेरी ईजी एग्जाम्पल. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मुश्किल है. मेरे पास सम है, तुम्हारे पास सम है. ओके, लाइव वालों बच्चे को मैंने दे दिया है, तो इसको मुझे लिख के सॉल्व करना, मैं वर्बली भी करा सकती हूँ, बट देन कुछ भी नहीं लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का. यू गेट बोर्ड एक्चुअली. चलो स्टार्ट. अ कंज्यूमर वीकली डिमांड फॉर कॉफ़ी इज गिवन बाय फॉलोइंग डिमांड फंक्शन. सबसे पहले वो लिखते हैं अपन. एग्जाम्पल अगर लगता है हेडिंग होनी चाहिए तो लिख लो यहाँ पे. टॉपिक्स इन डिमांड and supply analysis. Okay, and this is learning module 01 for economics. अगर और सब्जेक्ट का भी नाम लिखना है तो बोलो तो वो भी लिख देती हूँ. Okay, now like this. I think it works. Example. ओके, ये पहला एग्जाम्पल आया हमारे पास में. सो क्यू ए, दिस इज़ अ डिमांड फंक्शन. आदत डालो वर्ड्स के फेमिलियर होने के लिए. -0.4 प्राइस ऑफ ए. ध्यान देना, ये दोनों मैच करने चाहिए, उसके हिसाब से पता चलेगा कि किस नेगेटिव भी है. ओके, सो रिलेशनशिप विथ योर ओन प्राइस इज़ ऑलवेज नेगेटिव. दैट इज़ व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड. देन प्लस 0.0005 आई है ना, हाँ आई. ओके, देन प्लस 0.10 प्राइस ऑफ बी. ओके, एंड -0.15 प्राइस ऑफ सी. व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट कि पी ए इज़ द प्राइस ऑफ ओन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए. ओके, आई इज़ द इनकम. तो यू कैन सी द कोएफिशिएंट ऑफ इनकम इज़ पॉजिटिव. दैट मीन्स इनकम बढ़ेगा तो तुम्हारी जो डिमांड है वो बढ़ेगी. देन प्राइस ऑफ बी के साथ में क्वांटिटी ऑफ ए का पॉजिटिव रिलेशन है. इसका ये मतलब हुआ दैट बी इज़ योर सब्सटीट्यूट. दैट मीन्स अगर बी की प्राइस बढ़ेगी तो बी का डिमांड नीचे जाएगा और ए का डिमांड ऊपर जाएगा. सी इज़ अ कॉम्प्लीमेंट हियर, बिकॉज अगर प्राइस ऑफ सी ऊपर जाएगा, ओके, तो सी का डिमांड नीचे जाएगा और हमारा भी डिमांड नीचे जाएगा. ओके, निकालना क्या है. अज्यूम, मैं पूरा लिख ही देती हूँ तुमको. अज्यूम पी ए इज इक्वल टू 10. नहीं लिखोगे तो पता नहीं चलेगा कि परफॉर्म कैसे करना है, क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, भले कितनी भी सिंपल चीज़ हो. 55 द प्राइस ऑफ लेमन वाटर पी सी. तो बेसिकली ए इज़ कॉफ़ी.
A is coffee in the question, okay, and B is tea, substitute, and lemon water is price of C is 10, and income I 2000. So you have to calculate number 1, own price, elasticity of demand for A. एक्चुअली क्या हो जाता है बताऊँ मैं तुमको ना हमेशा रीज़न मिलेंगे ज़िंदगी में लेक्चर नहीं अटेंड करने का, पढ़ाई नहीं करने का। मैं डांट नहीं रही, मैं डांटती नहीं किसी बच्चे को। सवाल यहाँ पे ये होता है कि जो बच्चा हर माहौल में हर सिचुएशन में कंसिस्टेंट रह जाएगा उसकी जीत होगी। मेरे कहने का ये मतलब है मैं डेरिवेटिव अटेंड नहीं करता क्योंकि मुझे समझता नहीं है, मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, मेरे को हेडेक हो जाता है, राइट। ये और फिर से बोल रही हूँ, सुना नहीं रही, ये रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स और कॉर्पोरेट अफेयर्स में अटेंड नहीं करता बिकॉज वो तो बहुत ईजी है, आई विल मैनेज। तो कहीं ना कहीं वी आर गेटिंग रीजन्स नॉट टू अटेंड, वी आर नॉट गेटिंग रीजन्स टू अटेंड कि चलो डेरिवेटिव बहुत टफ है ना, मैं अटेंड करता हूँ। सबको अगर 100% समझता है, ओके, मुझे 40 तो समझेगा, 50 तो समझेगा, जब मैं अगली बार पढ़ूंगा तो मुझे वो बैलेंस ही कवर करना रह जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द वेज यू कैन थिंक। इकोनॉमिक्स बहुत ईजी है, अगर ईजी है तो तुम और नहीं पढ़ोगे बिकॉज यू ऑलवेज कीप ऑन पोस्टपोनिंग थिंग्स, सो डोंट डू दैट। जब पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ तुमको, मैं इसी सब्जेक्ट को तो मैं कम से कम 24-25 ईयर्स से पढ़ रही हूँ। फाइनेंस की बात करें, उसके पहले की पढ़ाई को छोड़ दो। तो जो लोग इमोशन को माइनस करके पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई को कंप्लीट कर पाते हैं। बाकी many people start many things but they are not able to finish them off in the right proportion of time. इसलिए whenever you are studying there should be no emotion, ये अलग है ये अलग है, दोनों को मिक्स क्यों कर देते हो? यहाँ पे दिल डालने की क्या ज़रूरत है? अच्छा नहीं लग रहा, नहीं मज़ा नहीं आ रहा एंड ऑल दैट, नॉट रिक्वायर्ड। ब्रेन चलाओ भाई, एग्जाम है, पढ़ना है, ख़त्म करना है, ऐसे। ऑन डिमांड फॉर ए, ओके। सो इन ऑर्डर टू डू ऑल दिस कैलकुलेशन, सबसे पहले अपने को ना क्यू निकालना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। सो क्यू of A will be 2 minus 0.40 into 10, okay, then plus 0.0005 into 2000, then plus 0.10, आंसर दो मुझे फटाफट, into 55 and minus 0.15 into 10. Solve करो. Give me the answer quickly. Okay, so 0.4 into 10 will be naturally 4. Store in the 0 slot. 0.0005 into 2000 equal to store in the first slot. 0.1 into 55 equal to store in the 2 slot, okay, then 0.15 into 10 equal to store in the third slot. अब 2 minus recall 0 plus recall 1 plus recall 2 minus recall 3, कितना आ रहा है? आंसर बताओ कितना आ रहा है? मेरा 3 आ रहा है। Obviously 3 is units actually. हाँ, so this will be equal to change in Q divided by change in price of A, correct, into price of A by Q. P by Q भी कर सकते हैं, A लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इतनी ज़्यादा। ओके, नाउ क्या लिखा हुआ सब में? तो ये अपन निकालेंगे, ये तो अपने को ऑलरेडी पता है। ये जो है ना, ये तुम्हारा ये वाला पार्ट, सो -0.4 -0.40 और प्राइस कितनी दे रखी है? 10 डिवाइड बाई 3, निकालो आंसर।
यस वेरी गुड. सो -0.4 इंटू 10. खुश तो होना चाहिए तुम्हें. चलो यार कुछ तो सब्जेक्ट है जो मुझे समझ में अच्छे से आएगा और इजी है. -1.33. नेक्स्ट क्वेश्चन. Guys, this means the price is elastic. The demand is elastic basically. मतलब when the price is changing, how do you interpret this? इसको interpret कैसे करोगे तुम? When the price will change by at the price of 10, when the price of this product is at 10, then when the price changes by 1%, that means if the price increases by 1%, the quantity demanded of A will go down by 1.33%. That means the this product is like elastic demand है इसकी with respect to price. Okay, now going ahead with respect to price, not respect to everything. So quantity demanded for product A with respect to price is elastic. ऐसे बोल सकते हैं. Should I write all this? This means quantity demanded for A with respect to price on price is elastic as if price will change by 1%, the quantity demanded will change by 1.33% in the opposite direction. तुम एक बात ये भी सोच सकते हो कि शायद मतलब इससे तुम ये भी सोच सकते हो कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं, सपोज करो अगर मैं डायग्राम बनाती हूँ सपोज इस तरह का, ओके, तो बेसिकली शायद ये जो 10 है ना, ये जो 10 है वो शायद यहाँ पे होगा, हो सकता है, पॉसिबल है ना, दैट वे. नाउ नंबर टू, हाँ, income elasticity of demand for A. So income elasticity of demand मतलब इनकम का क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या क्या रिलेशनशिप है बेसिकली फॉर ए. कैन वी राइट लाइक दिस? सो चेंज इन क्यू बाय चेंज इन आई विच इज़ नथिंग बट ये वाली चीज़ होगी, ये वाली चीज़ बताओ कौन सी, कहाँ गया वो, ये वाली चीज़, ये वाला पार्ट निकाल लो फटाफट अगर निकाल सकते हो तो. इनटू आई बाई क्यू. सो चेंज इन क्यू वो कितना था 0.0005 इंटू इनकम कितनी है 2000 बाय 3, करेक्ट. सो 0.005 इंटू 2000 divided by 3 will give you 0.33. This means if the income changes by 1%, the quantity demanded of this product or a product would be changing by 0.33%, that is increase basically because sign plus आ रहा है यहाँ पे. Yes, very good. Number 3, cross price elasticity of demand of A against price of B. Okay, so can I write here change in Q by change in price of B. ये A था, ये A था, देखो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ये A था, बहुत केयरफुल रहना. ओके, एंड दिस विल बी प्राइस ऑफ B. ओके,
डिवाइड बाय क्यू, तो ये क्या हो जाएगा? देखो तो इक्वेशन के अंदर में था ना, बी के सामने कोएफिशिएंट क्या है? +0.10, ये सब्सटीट्यूट है। प्राइस ऑफ बी दिया हुआ है तुमको सम के अंदर में, कहाँ गया वो? 55 और क्यू तुम्हारा 3 है, तो ये आंसर आएगा 0.1 इंटू 55 डिवाइड बाई 3, दैट विल गिव यू 1.833। ओ गॉड, इट इज़ हाईली इलास्टिक एक्चुअली। दैट मीन्स अगर सब्सटीट्यूट की प्राइस 1% से नीचे गई ना, तो हमारी डिमांड 1.833% से बढ़ेगी। इट इज़ वेरी वेरी लाइक क्लोज सब्सटीट्यूट, दैट मीन्स टू से। यस, पॉइंट नंबर 4, वेरी क्लोज सब्सटीट्यूट। ठीक है, देन आर दे आस्किंग क्या? नहीं, हाँ अलग से क्वेश्चन ही पूछा, यहाँ क्यों लिखो? चलो लिख देती हूँ यहाँ भी। आर ए एंड बी सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। ए एंड बी आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स as the elasticity is 1.833, which means if the price of B goes down by 1%, the quantity demanded of A will go up by 1.833%. 5, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, ये तो बहुत, ये भी इजी है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, ओके। नाउ हाँ, दिस विल बी चेंज इन Q by change in C, करेक्ट ना, इंटू C by Q। इसकी क्या थी वो? -0.15 इंटू C की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 10/3, सो 0.15 इंटू 10 डिवाइड बाई 3 विल गिव मी -0.50। नाउ लास्ट वन, 6, A and C are complements as the coefficient of C is negative, एक तो ये बात हो गई, and elasticity is नेगेटिव। ऑब्वियसली कोएफिशिएंट नेगेटिव का तो इलास्टिसिटी नेगेटिव होगा ही होगा, बिकॉज उसको यूज़ करके ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, पता नहीं क्या लिखा मैंने। दिस मीन्स इफ द प्राइस ऑफ C goes up by 1%, the quantity demanded of A will also go down। C का तो नीचे जाएगा ही, क्वांटिटी डिमांडेड, A का भी नीचे जाएगा, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्रीज, will go down by 0.50%, and we are done guys। हाँ, B का प्राइस बढ़ेगा तो A का डिमांड बढ़ेगा, करेक्ट है, इसलिए कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इलास्टिसिटी भी पॉजिटिव है। ओ अच्छा, ये एरो की बात कर रहा है क्या? ओके ओके, मैं थैंक यू। ये ऊपर जाएगा, यस सॉरी, ये प्लीज़ ठीक करो, आदत पड़ गई है ना, क्यू और प्राइस का उल्टा लिखने की आदत पड़ गई है। ये ऊपर जाएगा अगर सब्सटीट्यूट की प्राइस बढ़ेगी, तो सब्सटीट्यूट की डिमांड कम होगी, बी की डिमांड कम होगी, ए की डिमांड ऊपर जाएगी। दैट्स द लॉजिक। यस, थैंक यू। यस, आगे बढ़े। दिस वॉज एन्जॉयबल, इजी था बहुत। तुम बिलीव नहीं कर सकते कि ये करने की वजह से तुम कितने सारे सम्स को सॉल्व कर पाओगे।
इससे ज़्यादा और क्या चाहिए लाइफ में हमें। चलो ये ख़त्म हो गया हमारा। ओ तो दिस इज़ डन। एक और है, करना है एक और सम कि यू आर फाइन। I'm going to share the sheet with you, not a problem at all. Should I go ahead? You can manage on your own also this question, not a problem ना। ये तुम खुद से मैनेज कर लेना। मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। मैं यही वाली शीट तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैंने लिखा है सारी चीज़ें, ठीक है। यस अहमद, करेक्ट। मैंने वहाँ गलती से लिखा था नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, पॉजिटिव साइन है। ओके, यू कैन डू बिकॉज एग्जैक्टली सेम है। मैं वापस क्या कराऊंगा इसके अंदर में, कुछ भी अलग नहीं है। पहले सबसे पहले क्या करना है तुमको, जैसे डिमांड की फंक्शन देखो, सबसे पहले क्यू की वैल्यू निकालो विद द गिवन वैल्यूज़, तो वो तुम्हारा सेट हो गया। जो तुम्हारे कोएफिशिएंट्स हैं वो चेंज बाय क्यू बाय चेंज इन जो भी फैक्टर से करते हैं वो भी आ गया तुम्हारे सामने में। और फिर इंडिविजुअल को चूज कर करके तुमको सब्सटीट्यूट करके लास्ट सिटी निकालनी। और अब तो मुझे लगता है याद भी तुमको हो गया होगा। प्लीज़ गो हेड। यस, बिकॉज अननेसेसरी देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम। नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स। ओके, सो व्हाट इज नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स। तो एक टॉपिक आ रहा है, उसका नाम है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। कहाँ गया वो, हाँ, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। सुनना ध्यान से, ओके, कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। सो बेसिकली गाइस सुनना ध्यान से, बेसिकली यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, बाय मोर बिकॉज व्हेन द गुड्स प्राइस डिक्रीज इट इज़ रिलेटिवली चीपर एंड देन इट सब्सटीट्यूट्स। करेक्ट है इसको। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि इट इज़ अलोंग द डिमांड कर्व, ओके, एंड इनकम इफेक्ट इज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। बट ये होता क्या है वो सुनो। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब तुम्हारा इट इज़ रिलेटेड टू सब्सटीट्यूट्स बेसिकली, ओके, ये ध्यान रखना। तो बेसिकली सपोज करो कि दो प्रोडक्ट हैं ए और बी, ओके, तो जैसे ही ए की प्राइस बढ़ेगी, ओके, जैसे ही ए की प्राइस बढ़ेगी, ओके, तुम ए को डिमांड करना कम कर दोगे। यू विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ ए एंड द सेम क्वांटिटी दैट यू वर डिमांडिंग फॉर ए you will start demanding for B because it is a substitute. So basically you are not how do you say, the utility factor remains the same for you, and that is why in spite of the fact that you are shifting to another product for that matter, but then it will be called as movement along the curve only because the quantity that you are consuming remains constant for that matter, especially for the normal goods, because there are perfect substitutes available in the market. So substitution effect is nothing but the change in the quantity demanded of the subject product. मतलब जिस product के बारे में हम बात करें, suppose A हम बोलते हैं, then you are basically moving along the demand curve. उसमें क्या होगा कि you are not shifting, तुम्हारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज नहीं हो रही है। जो पोर्शन तुमने यहाँ पे डिक्रीज किया वही पोर्शन तुम बी का मांगने लग गए। दैट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। क्या लिखा है, बाय मोर, ओके, बिकॉज व्हेन द गुड्स प्राइस डिक्रीज इट इज रिलेटिवली चीपर देन इट्स सब्सटीट्यूट्स। और अगर उल्टा हुआ तो, अगर मान लो कि ए की प्राइस कम हो गई, तुम रादर ऐसे बात करोगे तो ज़्यादा बेटर तुमको समझ में आएगा। अगर ए की प्राइस अगर बढ़ा तो सब्सटीट्यूट में चले जाओगे, तो सब्सटीट्यूट का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। करेक्ट है। अगर तुम खुद ए हो और सब्सटीट्यूट बी का प्राइस अगर बढ़ गया या फिर तुम्हारी प्राइस अगर घट गई, तो व्हाट विल यू डू, यू विल स्टार्ट बाइंग मोर ऑफ ए इन कंपैरिजन टू बी बिकॉज इट विल बी रिलेटिवली चीपर फॉर यू. So you are basically moving along the demand curve only. I hope you are getting the point. This concept is related to substitutes actually. क्या लिखा है, buy more because when the goods price decrease it is relatively cheaper than its substitutes. Okay, so for normal goods substitution effect will be positive, मतलब डिमांड बढ़ेगी. Buy more because when the goods price decrease it is relatively cheaper than its substitutes. तो ये दोनों में डिमांड बढ़ेगा, ध्यान रखना. नाउ इनकम इफेक्ट, जब अगर किसी चीज़ की प्राइस तुम्हारी, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारे प्रोडक्ट ए की बात कर रहे हैं, अगर उसकी प्राइस कम होगी, ओके, तो क्या होगा कि तुम्हारी रियल इनकम इंक्रीज कर जाएगी. क्यों रियल इनकम इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल तुम कोई एक्स क्वांटिटी बाय करते हो किसी चीज़ की, ओके, अब अगर उस चीज़ की प्राइस अगर कम हो गई तो व्हाट विल हैपन, योर पहले 50 रुपये खर्च करते थे, अब 40 में उतनी क्वांटिटी आ जाती है, तो तुम्हारी जो रियल इनकम है वो इंक्रीज़ कर गई ना. सपोज 100 रुपये की हमारी इनकम है मंथली और मैं 50 रुपये खर्च करती थी, तो अब
उतनी क्वांटिटी जितनी 50 में आती थी अब 40 में आती है। तुम्हारी जो रियल इनकम है वो 50 से बढ़ के 60 हो गई। ओके, वो उसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। योर रियल इनकम इंक्रीजेस, इन दैट केस ऑल्सो it is a possibility that your quantity demanded will increase because your real income increased in case of normal goods. In case of normal goods, look at that, demand curve will shift this time. Buy more because there's an increase in the real income that increases the consumption. Okay, so ये वाले में ना मैं, it's a tongue twisted word for me, that's why I'm not wanting to speak. ये वाले में ना तुम्हारी जो यूटिलिटी फैक्टर है वो चेंज नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा। मतलब अगर तुम्हारी ए का प्राइस कम हो गया ना तो तुम क्या करोगे, जो क्वांटिटी तुम बी का खरीद रहे थे वही क्वांटिटी तुम ए में आ जाओगे। एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग दैट कि इट विल बी ऑफ सेम इफेक्ट एज इफ कि तुम अपने डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे कर रहे हो। लेकिन अगर इनकम इंक्रीज कर गई तो तुम्हारी जो क्वांटिटी है कंजम्पशन की वो इंक्रीज कर जा रही है। एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट मूविंग अलोंग द कर्व, रादर यू आर मूविंग और रादर यू आर शिफ्टिंग इन द कर्व। मतलब मेरे कहने का है कि अगर ए और बी क्लोज सब्सटीट्यूट है तो एज इफ ए की ही प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, तुम अपनी डिमांड ज़्यादा कम करते रहोगे डिपेंडिंग ऑन दैट। बट इनकम इफेक्ट में जितना तुम कर रहे थे उतना तो करोगे, तुम और भी ज़्यादा डिमांड करोगे बिकॉज तुम्हारे लिए अब ज़्यादा कंज्यूम करने का स्कोप बढ़ गया, बिकॉज तुम्हारी रियल इनकम इंक्रीज कर गई, राइट। बाय लेस, तो देखो यहाँ पे तुमको याद क्या करना पड़ेगा कि नॉर्मल गुड हुआ, इन्फीरियर गुड हुआ तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड। बाय मोर बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज इन द रियल इनकम दैट इंक्रीजेज द कंजम्पशन, इसमें भी डिमांड बढ़ेगी। Buy less because increase in real income causes the consumer to buy less of the inferior good, इसमें नीचे जाएगा, ये याद करना पड़ेगा तुमको। नेचुरली मेरी जब रियल इनकम इंक्रीज कर गई तो अगर ये गुड इन्फीरियर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इफ माई रियल इनकम इंक्रीजेस, ओके, देन व्हाट विल हैपन, आई विल बाय लेस ऑफ दिस गुड बिकॉज इट इज नाउ इन्फीरियर प्रोडक्ट फॉर मी। एग्जाम्पल, ये दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज इन प्राइस। केयरफुल, मोनिका हैज़ अ मंथली एंटरटेनमेंट बजट दैट शी स्पेंड्स, वेरी केयरफुल, तुमको फोकस पूरा स्क्रीन पे रखना पड़ेगा, तुम थोड़ा भी वो नहीं कर सकते। दैट शी स्पेंड्स ऑन मूवीज ए एंड बी एन असॉर्टमेंट ऑफ अदर एंटरटेनमेंट आइटम्स। ओके, व्हेन द प्राइस ऑफ ईच मूवी इज $8, शी स्पेंड्स अ क्वार्टर ऑफ हर बजट, ओके, on 6 movies a month. This is the important information coming up. And rest of her budget on other entertainment. Monica was offered an opportunity to join a movie club at her local theatre that allows her to purchase movies at half of the popular price, यानी कि $4, and she can choose each month whether to join the movie club or not. हर month वो decide भी कर सकती है। समझ में आ रहा है क्या है कि वो हर मूवी का $8 है प्राइस। ओके, अब इसको ये ऑप्शन मिल रहा है मोनिका को कि भाई तुम कोई मूवी क्लब ज्वाइन कर लो और हर मंथ तुम चाहो तो डिसाइड कर सकते हो कि मूवी क्लब के साथ रहना है कि खुद ही तुमको देखना है। जब $8 बंदी स्पेंड कर रही थी हर मूवी का अपने आप से, तो वो 8 मूवीज़ देख रही थी, 6 मूवीज़ देख रही थी, सॉरी, और अगर वो क्लब ज्वाइन करती है तो उसको एक मूवी $4 में अवेलेबल होगा, लेकिन उसको क्लब का सब्सक्राइबर फीस देना पड़ेगा। देर इज़ अ मेंबरशिप फी। ओके, ये लैंग्वेज ज़्यादा इजी थी ना। शी मस्ट पे फॉर ईच मंथ शी बिलोंग्स टू द क्लब। मोनिका इज एग्जैक्टली इनडिफरेंट बिटवीन ए not buying the membership and therefore paying $8 for movies, and B buying the membership and paying $4 per movie. So she flips a coin each month to determine whether to join the club that month. In months that she joins the club, she sees 8 movies. She sees 8 movies. Okay. For her birthday, a friend gave her a 1-month club membership as gift, and that month she had 12 movies. पहले वो कितना देखती थी? वो 6 मूवी देखती थी, करेक्ट है। अब वो कितना मूवी देख रही है? 12 मूवीज़ देख रही है वो, राइट ना। यानी कि एग्जैक्टली उसने डबल कर दिया, क्योंकि उसकी जब मेंबरशिप की फ़ी वो खुद देती है तब उसने 6 का 8 किया, 6 का उसने 8 कर दिया, यानी 2 मूवीज़ उसने बढ़ाया। जब उसकी फ्रेंड ने मेंबरशिप का फ़ी दे दिया तो उसने एग्जैक्टली डबल कर दिया। इफ़ देर वॉज नो क्लब
Okay, if there was no club and the price of the movies were to simply fall from $8 to $4, how many more movies would Monica buy each month? तुमको ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली, अगर तुम बोलोगे तो ट्राई करें. ओके, आई फील दैट वी शुड डिस्कस द क्वेश्चन इन द क्लास ओनली. फिर से रिपीट करते हो, शांति से रिलैक्स करके सुनो. मोनिका हैज़ मंथली एंटरटेनमेंट, ऐसे बोलती हूँ. मोनिका मूवी देखती है, ठीक है, और उसके पास में एंटरटेनमेंट के 2 सोर्स है, मूवीज़ एंड असॉर्टमेंट ऑफ अदर एंटरटेनमेंट आइटम्स, ठीक है. अब उसकी हर मूवी का जो प्राइस लगता है वो $8 लगता है. सुनो केयरफुली, सुनो आंख बंद करके, ठीक है. और उस बेसिस पे वो 6 मूवीज़ पर मंथ देखती है, ठीक है. यानी कि उसको जब पूरा पैसा $8 देना पड़ता है तो वो 6 मूवी देखती है. कहीं लिख के रखो, अच्छा रहेगा. अब उसके पास में एक चॉइस आई है कि वो एक मूवी क्लब ज्वाइन कर सकती है, ठीक है. और मूवी क्लब में एक मूवी का प्राइस लगेगा $4, विच इज़ एग्जैक्टली 50% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस शी इज़ पेइंग. बट मूवी क्लब को हर महीने उसको मेंबरशिप की फ़ी देनी पड़ेगी. अगर वो मूवी क्लब ज्वाइन करती है ना, तो वो बेसिकली 6 मूवीज़ नहीं देखती, वो 8 मूवीज़ देखती है, ठीक है. ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई. मैंने क्या बोला, जब बंदी खुद से पे करती है $8 जब वो पे करती है तब वो 6 मूवी देखती है, ठीक है. अगर वो मूवी क्लब को ज्वाइन करती है तो वो 8 मूवीज़ देखती है. क्यों? जबकि मूवी का उसको $4 देना पड़ता है, लेकिन उसको मेंबरशिप फी भी देनी पड़ती है, ठीक है. एक ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है. तीसरा, उसका बर्थडे आया, ओके, तो बर्थडे वाले मंथ में उसकी फ्रेंड ने मेंबरशिप की फ़ी उसको गिफ्ट कर दिया और उसने उस मंथ 12 मूवीज़ देखा. वो लोग क्या पूछ रहे तुमसे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट. पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, ध्यान देना. पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, सुनना. इफ़ देयर वेर नो क्लब, अब तुम नोटिस करो, इसकी बिहेवियर को नोटिस करो. जब उसको मेंबरशिप की फ़ी नहीं देनी थी, उसने अपनी जो डिमांड है वो एग्जैक्टली डबल कर दिया. जब $8 पे कर रही थी वो, तो 6 मूवी देख रही थी, करेक्ट है. और जब $4 हो गया और जिस मंथ उसको मेंबरशिप की फ़ी नहीं देनी पड़ी, उसने 12 मूवी देखी. यानी उसने अपनी डिमांड एग्जैक्टली डबल कर दिया. अब देखो, ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने बोला है ना, ये ध्यान रखना. अब क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा. इफ देयर वेर नो क्लब एंड द प्राइस ऑफ द मूवीज वेर टू सिंपली फॉल फ्रॉम $8 to $4, हाउ मेनी मोर मूवीज वुड मोनिका बाय ईच मंथ? बताओ अभी. डू यू नीड टू सी द आंसर इन दैट केस, और यू वॉन्ट मी टू टेल द आंसर? बोल रहा है कि अगर सपोज करो कि मोनिका ने क्लब नहीं ज्वाइन किया होता, क्लब होता ही नहीं, और मूवी की प्राइस $8 से घट के $4 हो जाता, तो बताओ वो कितना मूवी देखती? बताओ, इतना मुश्किल तो नहीं है ये. एग्जैक्टली, शी विल सी 6 more movies. She will see 6 more movies. Yes. Exactly. देखो, 6 movies when her friend gave her, कहाँ से लॉजिक आया है अहमद का? When her friend gave a club membership, जब उसको क्लब की मेंबरशिप फ्री में मिल गई, तो नॉर्मल जो वो 6 मूवी देखती थी ना $8 पे, अब उसने 12 मूवी देखी. यानी कि अगर क्लब नहीं होगा और अगर मूवी की प्राइस $8 से घट के एग्जैक्टली 6 हो जाएगा, तो वो 6 मूवी एक्स्ट्रा दिखेगी. ख़त्म हो गया. मोनिका कुड बाय मूवीज एट प्राइस. हो तो गया. मैं क्या समझाऊं तुमको. नाउ वापस से क्वेश्चन आ रहा है. ऑफ द इंक्रीज नंबर ऑफ मूवीज मोनिका वुड परचेज इफ द प्राइस वेयर टू फॉल फ्रॉम $8 to $4, determine how much of the increase would be attributable to the substitution effect and how much to the income effect of that price decrease. Okay, तो मेरे हिसाब से गाइस, मेरे हिसाब से 2 movies are because of substitution effect. Are you getting the point? यानी कि उसको वो चीज़ सस्ते में मिल गई. क्योंकि उसको वो चीज़ सस्ते में मिल गई, तो उसने अपनी मूवी का जो कंजम्पशन है वो 6 से बढ़ा के 8 कर दिया. करेक्ट ना?
Are you getting the point? That is substitution effect. That means she started demanding more because it became cheaper. Correct? But how much is the income effect? Income effect is of 4 movies extra. समझा मैंने क्या बोला? ओरिजिनली वो 6 देखती है, जब वो क्लब की मेंबरशिप लेती है तब वो 6 देखती है, क्योंकि उसने 2 अपना डिमांड बढ़ा दिया, क्योंकि प्राइस कम हो गई. ओके. और जब उसकी फ्रेंड ने मेंबरशिप का फी दे दिया तो उसकी रियल इनकम बढ़ गई. मेंबरशिप का उसको पैसा नहीं देना, तो उसने क्या किया कि 4 और देख लिया. तो वो 4 मूवी जो बेसिकली 8 के बाद जो 4 और देखा ना, दैट वाज बिकॉज ऑफ द इनकम इफेक्ट. एग्जैक्टली देखो लिखा हुआ तो है. When Monica pays a club membership herself, she buys 8 movies, 2 more than usual, because Monica is equally well off whether she joins a club for a monthly fee and thereby pays half the price. Basically, जो पैसे अगर सपोज करो कि $8 है, ओके, तो $8 इंटू 8 नो सॉरी 8 इंटू 6 वो पे कर रही थी. $48 शी वॉज पेइंग एवरी मंथ. करेक्ट ना? अब अगर सपोज करो कि वो wait a minute, so 6 into 8 अगर $48 she was spending, now 8 into 4, okay, $32 पे कर रही है. तो basically 48, that means she is paying $28 for the membership. करेक्ट? तो वो बात हो रही है. तो वो जो पैसे उसके बच गए ना, सही कैलकुलेट किया ना, एक बार फिर से करने को. 8 इंटू 6 अगर करते हैं तो $48 होता है. याद रखना प्लीज़, मैं भूल जाती हूँ. $48 होता है. ओके. और 4 इंटू 8, ओके, $32 पे करती है मूवीज़ का अगर मेंबरशिप ज्वाइन करती है, माइनस 48, सॉरी या $16 इज़ द मेंबरशिप फी. सॉरी, मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत किया है. समझा? $48 इज़ नथिंग बट $8 इंटू 6 मूवीज़ इज़ $48 इज़ वॉट शी इज़ ऑलरेडी पेइंग. ओके. नाउ अगर वो क्लब ज्वाइन करती है तो एक मूवी का $4 देना पड़ेगा, और उसने अपनी कंजम्पशन को 8 कर दिया, 6 से 8 कर दिया, तो 8 4 $32. तो 48 माइनस 32 करोगे तो 16 आएगा, यानी कि $16 उसकी मेंबरशिप का जा रहा है. करेक्ट है? अगर उसकी फ्रेंड ने मेंबरशिप फी पे कर दिया तो वो क्या करेगी? उसकी रियल इनकम बढ़ गई, वो और ज़्यादा देखने लग जाएगी. तो दैट इज़ व्हाट इज़ रियल इनकम इफेक्ट एक्चुअली. एग्जैक्टली. या अगर तुम देखो जा करके एक चीज़ देखोगे, तो अगर तुम $4 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 ही आता है. अगर तुम $4 को, मतलब अगर तुम मेंबरशिप फ़ी हटा दो तो $4 को अगर 12 मूवीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 ही आता है. तो पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन वो 48 के अराउंड ही तो चल रहा है. मतलब वो 48 में ही पूरा एडजस्ट कर रही है देखा जाए तो. पहले वो पूरा 8 कैलकुलेशन करो, पहले पूरे वो 6 मूवीज़ का $8 देती थी. ओके. तो $48 आता था. उसने क्लब ज्वाइन किया तो मूवी का वो कितना देने लग गई? 6 इंटू 4 इज़ वॉट. तो कैसे भी करके कैलकुलेट करो, आंसर तो सेम आना है तुम्हारा, कोई टेंशन नहीं है. फॉर मोनिका आर मूवी इज़ अ नॉर्मल, इन्फीरियर और गिफन गुड्स. नो, इट इज़ अ नॉर्मल प्रोडक्ट एक्चुअली फॉर हर, बिकॉज शी इंक्रीजेज द डिमांड when her income increases, और द प्राइस, जब प्राइस डिक्रीज होती है तब भी अपने डिमांड को बढ़ाती है, जब उसकी इनकम इंक्रीज करती है तब भी अपने डिमांड को बढ़ाती है. दैट मीन्स फॉर हर मूवीज आर अ नॉर्मल प्रोडक्ट, नॉट एन इन्फीरियर प्रोडक्ट फॉर दैट मैटर. Now, what are Giffen goods? These are the 2 last topics of this part. Giffen goods are like special type of inferior products. जब बंदे की इनकम बढ़ेगी, so this works opposite these 2 topics. Yeah, these 2 topics are like ये दोनों जो है ना, Giffen goods और Veblen goods. So Giffen is like for very inferior goods and Veblen is for very luxurious items. तो बेसिकली क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी डिमांड नीचे जाएगा, जब भी प्राइस नीचे जाएगी डिमांड ऊपर जाएगा. गिफन गुड के साथ में ऐसे नहीं होता है. गिफन गुड्स एक ऐसे गुड्स होते हैं जब इनकी प्राइस नीचे जाती है तो इनकी डिमांड बढ़ती नहीं, इनकी डिमांड और नीचे चली जाती है. दोज आर कॉल्ड गिफन गुड्स. ओके. सो यूजुअली तुमको सम्स के हिसाब से क्या याद करना है कि द डिमांड कर्व इज इनवर्सली, that means price and quantity are inversely related. This is the law of demand. Giffen good में ऐसा नहीं होगा. Giffen good में ऐसा नहीं होगा. It is a positively sloped curve. That means
जब प्राइस नीचे जाएगी डिमांड और नीचे जाएगी, पीपल विल लीव दैट प्रोडक्ट। ओके, वेवलन गुड्स आर लग्जूरियस आइटम्स, मतलब इनकी जब प्राइस बहुत बढ़ती है लोग और ज़्यादा खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, आई डोंट नो वेदर गोल्ड इज़ द राइट एग्जाम्पल और नॉट, जितना ज़्यादा गोल्ड का दाम बढ़ता है लोग उतना ज़्यादा गोल्ड खरीदने को जाते हैं। जितनी ज़्यादा ये जो तुम्हारे जो ब्रांडेड स्टफ़ होता है, हाई लाइक सुपर लग्जरी आइटम्स होते हैं, उनकी प्राइस जितनी ज़्यादा बढ़ती है लोग और ज़्यादा खरीदते हैं, बिकॉज उनकी सोसाइटी में पता होता है कि इन चीज़ों का दाम बढ़ गए, दे आर एक्सपेंसिव। दैट मीन्स इफ़ यू आर एबल टू बाय दोज एक्सपेंसिव आइटम्स, इट शोज ऑफ सम लेवल ऑफ योर स्टेटस। सो in case of Giffen goods and Veblen goods, the demand curve is not negative, it is positively sloped. Giffen good inferior होता है, जितना ज़्यादा प्राइस नीचे जाएगा लोग उसकी डिमांड उतनी कम करेंगे। Veblen goods में जितनी ज़्यादा प्राइस ऊपर जाएगी लोग उतना ज़्यादा डिमांड करेंगे। I hope this is done. So after this guys, we can do this topic in the next lecture. तो कंज्यूमर थियोरी जो तुम्हारी थी, ओके, मैंने बोला था ना वहाँ पे तुम्हारे की माइक्रो इकोनॉमिक्स में लाइक देयर इज़ अ थियोरी ऑफ कंजम्पशन, देयर इज़ अ थियोरी ऑफ फॉर्म। तो थियोरी ऑफ कंजम्पशन में यू वुड बी स्टडिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पीपल विथ रेस्पेक्ट टू देयर कंजम्पशन पैटर्न, okay, in detail. So we have done quite a lot of stuff and discussed everything with respect to whatever was required from the perspective of solving the questions also and otherwise also. So I think you are fine, and with this I would want to end today's lecture. Thank you so much. I do not want to start a new topic because फिर उसमें पूरा बेस अपन बनाएंगे, फिर उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ जाएंगे. Thank you so much. Bye bye.